Welcome back. In this particular video, we are again talking about Qt MCQ for Computer Science and Informatics Practices. और इस particular video में मैं section B2 का जो कि Informatics Practices के जो स्टूडेंट्स हैं या Informatics Practices की जो पढ़ाई करते हुए इस Qt के पेपर को दे रहे हैं उन्हें section B2 अटेम्प्ट करना है। तो ये वन शॉट वीडियो है जिसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो कि कंप्यूटर साइंस का Qt के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा मैंने रेडी किया हुआ है। तो इससे पहले कि हम सारे ही MCQs को एक एक करके डिस्कस करें, मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं। यदि आप भी Qt के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने CSNIP को अपना डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है और आप इसके लिए सिलेबस, MCQs, मॉक टेस्ट एंड नोट्स को सर्च कर रहे हैं तो ये सभी मटेरियल आपको एक साथ एक ही वेबसाइट दैट इज www.techtipnow.in पर अवेलेबल हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और हाँ, मैंने Qt फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की 1000 MCQ की ई बुक को भी रिसेंटली पब्लिश कर दिया है। इसे आप 179 रुपीज पे करके परचेस करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए वापस से आपको मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे आना होगा और वहां से इसे डाउनलोड करना होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोशल इंपैक्ट के क्वेश्चंस को। सो द क्वेश्चन नंबर 736 इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इनमें से कौन सा डिसएडवांटेज होता है? सो द फर्स्ट इज सेइंग दैट लो क्वालिटी सॉफ्टवेयर, देन इट इज कस्टमाइजेबल, देन the next is saying might have bugs as not tested critically and it is free. So obviously low quality software है, ये तो सही बात है। customizable है, ये भी सही बात है। ये free होता है, ये भी बिल्कुल सही है। But when you see the option number C, that is might have bugs as not tested critically, is something which is actually the disadvantage of open source software, because customize करना या quality का कम होना या it is free, ये उतने बड़े issue नहीं है जितने की इसमें जो एरर्स होते हैं, क्योंकि ये टेस्ट नहीं किए जाते उतनी सीरियसली। सो द सी इज करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट डिजिटल फुटप्रिंट्स आर स्टोर्ड इन वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, बोथ वेब सर्वर एंड सर्वर। सो ऑब्वियसली जो डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं दे आर स्टोर्ड इन बोथ दिस वेब ब्राउजर एंड सर्वर। वी ऑल नो दैट डिजिटल फुटप्रिंट आर दी एक्टिविटीज वी डू ओवर द इंटरनेट, चाहे वो सर्फिंग करना हो, चाहे वो किसी भी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप कोई इमेज पोस्ट करें या अपना कमेंट करें, तो जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सारी आपके डिजिटल फुटप्रिंट के फॉर्म में ईदर वेब ब्राउजर में और सर्वर दोनों ही जगह पे स्टोर हो जाती है। वेब ब्राउजर में हिस्ट्री में जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। नाउ 738 इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ई वेस्ट। सो ऑप्शन 1 इज सेइंग लैपटॉप, देन पेन ड्राइव, देन पीवीसी, ऑल ऑफ द अबव या बोथ ए एंड बी। So the correct answer is laptop and pen drive. तो यहाँ पे कुछ खासी बात नहीं है। Now the next question is asking that any activity we perform on the internet stays for 30 days, 365 days, 10 years permanently. So the correct answer is permanently for this. Now the next question is saying that which of the following RDBMS is open source. तो Oracle है, SQL Server है, Access है या MySQL है। So the correct answer is MySQL for this question because Oracle obviously Oracle कॉर्पोरेशन का प्रोडक्ट है, MS SQL और MS Access दोनों माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है, जबकि MySQL जो है वो एब्सोल्युटली फ्री टू यूज है। यू कैन यूज इट, यू कैन डाउनलोड इट फ्रीली फ्रॉम इंटरनेट एंड इट इज व्हाट ओपन सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट इज व्हाट? स्टीलिंग डेबिट कार्ड डिटेल्स, सेंडिंग malwares in computer system, emailing with forged addresses, and we can say gaining unauthorized access to a computer network. So this is called your hacking, this is called your the phishing. That is simply you can say an activity, but stealing debit card details is example of online identity theft. The next question is saying that branch of science that deals with designing and arranging workplace safer and comfortable for user is called ergonomics, physiconomics, physiology or social impact. So this is actually ergonomics. Next question is asking Rishika found a crumpled paper under her desk. She picked it up and opened it. It contained some text which was stuck off thrice, but she could still figure out easily that the stuck off text was the email ID and password of Garvit, her classmate. What is ethically correct for Rishika to do? So obviously Rishika को एक पेपर मिलता है जिसमें कि गर्वित का email ID और password है, तो उसे क्या करना चाहिए? So obviously inform Garvit so that he may change his password. This is absolutely correct.
Give the password of Garvit email ID to all other classmates is absolutely wrong. Use Garvit's password to access his account is again, the absolutely wrong. On option D तो होगा ही नहीं होगा. So the correct answer is option A. Move to the next question. इस क्वेश्चन की जो समरी है अगर आप रीड करेंगे कि जो शौर्या है उसने सुहाना की हेल्प करने के लिए डाउनलोड किए 2 मिनट की वीडियो को इंटरनेट से, जिसमें कि कॉन्सेप्ट ऑफ टपल्स का एक्सप्लेनेशन था. उसके बाद उसने वीडियो एडिटर से अपना प्रिपेयर्ड बाय शौर्या उसमें डाल दिया और उसके बाद उसे ईमेल कर दिया सुहाना को. तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई शौर्य की? सो दिस इज फेयर यूज, हैकिंग, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट या साइबर क्राइम. सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट योर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हियर एक्चुअली, क्योंकि उसने मूवीज जो होती हैं दे आर बेसिकली कॉपीराइटेड एंड आपने जब उसका वायोलेट किया और अपने नाम से प्रेजेंट किया तो इट बिकम्स व्हाट कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग आफ्टर ए फाइट विथ योर फ्रेंड यू डिड द फॉलोइंग एक्टिविटीज. Which of these activities is not an example of cyberbullying? So first is saying you sent an email to your friend with a message saying that I am sorry. You sent a threatening message to your friend saying do not try to call or talk to me. You created an embarrassing picture of your friend and uploaded on your account on a social networking site. All of the above. The question should be actually activity is example. So we can cut this not here. सो यू कैन सी जो ये ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, जिसमें कि उसने सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाके अपने फ्रेंड की एम्बैरेसिंग पिक्चर को अपलोड किया. दिस इज एन एक्ट ऑफ यू कैन से साइबर बुलिंग. द नेक्स्ट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिजिटल फुटप्रिंट. एवरीवन यूजिंग इंटरनेट मे हैव डिजिटल फुटप्रिंट. यस, ऑफ कोर्स. Digital footprint can be used to judge one attitude and work ethics. This is also absolutely correct. Next is saying that digital footprint once created cannot be eliminated fully from the internet. That is again absolutely correct. So the correct answer is all of the above. Move to the next question now. Here it is saying that software used in your school to manage different activities like fee manage करना, book manage करना, student को record को manage करना is called ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर. वेल आपके स्कूल में अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है तो वो ओपन सोर्स नहीं होगा, क्योंकि स्कूल ने अगर अपने लिए डिजाइन करवाया है. सो दैट वी कैन सी इज एग्जांपल ऑफ प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 R's in e-waste management refers to what? So it simply reduce, reuse and recycle. Antanu is working in IT industry where he spend more time in front of his screen, that is impacting his health negatively. What are the points you suggest him to take care of? So शांतनु जो है आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जहां पे ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हेल्थ में नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है. तो आप क्या सजेशन देंगे? गिव योर आइज अ ब्रेक फ्रॉम स्क्रीन, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. टेक स्मॉल ब्रेक्स एट रेगुलर इंटरवल एंड स्ट्रेच योर सेल्फ इज अगेन राइट. यूज एर्गोनॉमिक फर्नीचर दैट मिनिमाइजेस डिस्कम्फर्ट एंड फैटिग इज अगेन करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. अगला क्वेश्चन है एक्ट दैट प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक. सो द करेक्ट आंसर इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट ब्लैक हैट हैकर्स आर. सो दीज आर एथिकल हैकर्स, नॉन एथिकल हैकर्स, क्रैकर्स, ऑल ऑफ द अबव, बोथ ए एंड सी. सो द करेक्ट आंसर इज नॉन एथिकल हैकर्स. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच इज नॉट ट्रू अबाउट व्हाइट हैट hackers. So the first is saying that they are ethical hackers, which is correct. They try to break system security for ID theft or monetary gain is absolutely wrong. So this is correct. Now the next is saying that they try to explore any vulnerability or loophole during testing of software, which is again the responsibility of white hat hackers, and they ensure that proprietary information of system is safe. So it is again absolutely correct. So the correct answer for this question is option number B. The next is asking that following are statement written by cybercrime. It involves use of computer or digital environment to commit crime. And the second is saying that sometime computer or digital environment itself is a target for crime. So the correct answer is both are true, because cyber crime का मतलब ये रहता है जहां पे टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर को यूज करके क्राइम किया जाए, या टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर खुद क्राइम का शिकार हो. आगे बढ़ते हैं. Which of the following does not come under cyber crime? So the hacking, phishing, murder or spamming. So this is something which is not, you can say, come under cybercrime. Let's move to the next question now. Which of the following does not match with the objective of free software? So free software से related अगर इनमें से कौन सा point है जो सही नहीं है?
पहला तो ये कि इट गिव्स यूजर फ्रीडम टू यूज प्रोग्राम फॉर एनी पर्पस, बिल्कुल सही बात है, आप प्रोग्राम को किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड इज सेइंग इट गिव्स यूजर फ्रीडम टू स्टडी फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोग्राम, विच इज अगेन एब्सोल्युटली राइट, आपको पूरी परमिशन है कि आप पूरे प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करें। The next is saying that it gives user freedom to redistribute copies to others and get benefited with incentives, which is absolutely not permitted by free software, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूट तो कर सकते हैं, दैट्स फाइन, बट उसके अगेंस्ट आप इंसेंटिव या मॉनिटरी बेनिफिट अपना देखेंगे, सो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड इट गिव्स यूजर फ्रीडम टू अपडेट द प्रोग्राम एंड रिलीज अपडेटेड वर्जन पब्लिकली फॉर कम्युनिटी बेनिफिट्स is again correct one. So the correct answer for this question is option number C. The next question is asking that which of the following is not considered in the Creative Commons license. Well, Creative Commons license में movies, image, books ये सभी तो Creative Commons license के द्वारा मिलते हैं. Software is something जिसके लिए आप जनरल पब्लिक लाइसेंस को अप्लाई करते हैं या वो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में नहीं आता है. अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आईपीआर गिव्स, आईपीआर इन द सेंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इट गिव्स ऑनर राइट टू डिसाइड हाउ मच इंफॉर्मेशन ही शी कैन शेयर विथ यूजर इज करेक्ट. IPR encourages creator to invent new ideas, design and software is again correct. IPR ensure that some of the properties cannot be disclosed publicly is something which is incorrect bit. Now the next is saying that IPR give honor right to get financial benefit is again absolutely correct. So the correct answer is option number C for this. Move to the next question here. When user share a post in Facebook, he leaves trail of data is called as, so we all know that it is simply एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट. नाउ से अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं और वहां पे आपने अगर अपना जी मैप ओपन किया, सो दैट इज वी कैन से एक्टिव डिजिटल. बट लेट सपोज आपके मोबाइल में आपका जो है लोकेशन ऑलरेडी ओपन है, ये आपने ऑन करके ही रखा हुआ है एंड यू डोंट नो आपने कोई एप्लीकेशन ओपन की और वो आपके लोकेशन को यूज कर रहा है. सो दिस इज समथिंग वी कैन से इज पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. जीपीएल स्टैंड्स फॉर, सो वी ऑल नो दैट जनरल पब्लिक लाइसेंस. द नेक्स्ट इज आस्किंग राघव इज मेकिंग ए वेबसाइट, he want to get license for it, so then he can decide to give right to the recipients what type of license he should get. So website is again we can say कि ये क्रिएटिव कॉमन के अंतर्गत आता है. सो द करेक्ट आंसर इज सीसी. नेक्स्ट इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली डिजाइन्ड फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक लाइसेंस टू सॉफ्टवेयर. सो सॉफ्टवेयर के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा कि जीपीएल लिया जाता है, दैट इज जनरल पब्लिक लाइसेंस. अगला क्वेश्चन है अनलॉफुल एक्टिविटी वेयर फेक वेबसाइट और ईमेल दैट लुक ओरिजिनल आर presented to the user to fraudulently collect sensitive information of user is called what? So this is simply we can say phishing, क्योंकि ये ऐसा एक्ट होता है जिसमें कि आप इनवैलिड या अनऑथराइज्ड वेबसाइट की लिंक्स को या ईमेल सेंड करते हैं, जिसके क्लिक करने से अगर यूजर उसे क्लिक कर दे तो वो क्राइम का शिकार हो सकता है, क्योंकि आपकी डिटेल वहां साइबर क्रिमिनल तक पहुंच जाती है. The next is saying that EULA stands for, so we all know that end user license agreement. The next is asking which of the following is not correct security measure to reduce the risk of cybercrime. So do not visit or download anything from untrusted website. Always secure wireless network at home with strong password and regularly change it is absolutely correct. While using someone else's computer, allow browser to save password or autofill data to save your time is something which is not done by you. बिकॉज ऐसे में तो फिर आपके सिक्योरिटी जो मेजर्स हैं वो क्रैक हो सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सेफली सिक्योर साइट में जाके, विच इज ऑल्सो करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज सी. आस्किंग दैट टेक टिप नाउ प्राइवेट लिमिटेड हैज क्रिएटेड लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर देयर स्टूडेंट. अब उसके लिए वो लीगल ओनरशिप लेना चाहता है ताकि उसका गलत यूज ना हो सके. तो अब वो चाह रहा है कि उसके नेम और लोगो के लिए उसे क्या लेना चाहिए. तो नेम और लोगो आते हैं ट्रेडमार्क में. अगला क्वेश्चन है कि दे विल गेट पेटेंट फॉर व्हाट. तो पेटेंट जो होगा वो उनको मिलेगा फंक्शनल एक्सप्रेशंस के लिए. जो सॉफ्टवेयर का कोड होता है उसके लिए उसको कॉपीराइट लेना पड़ता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन यूजर एंड क्रिएटर परमिटिंग टू यूज क्रिएशन विद लिमिटेशन इज कॉल्ड व्हाट. सो सिंपली वी कैन से इज द कॉपीराइट. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इज क्वेश्चन टेकन फ्रॉम CBSE सैंपल पेपर ऑफ 2020. A copyright is automatically granted to author or creator of the content. बिल्कुल सही बात है.
द FOSS मीन्स फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है वो जनरली यूजर से हिडन होता है, विच इज रॉन्ग. सो द फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स. अगला क्वेश्चन है धूमाल इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर. क्या अंतर है दोनों में? तो फ्रीवेयर जो होता है दिस इज अवेलेबल फॉर फ्री एंड शेयरवेयर इज अवेलेबल फ्री फॉर ए लिमिटेड टाइम, विच इज द करेक्ट वन. एंड इसके अलावा जो नीचे के हैं वो करेक्ट नहीं है. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट. फोटोग्राफ कॉपीराइट में आएगा, स्कल्पचर आएगा, सॉफ्टवेयर भी आएगा, लेकिन जो स्लोगन होता है दिस डज नॉट कम अंडर कॉपीराइट बिकॉज ये ट्रेडमार्क में आ जाता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर विल बी प्रोटेक्टेड अंडर. सो ऑब्वियसली जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि ये आपके कॉपीराइट में आ जाता है. अगला क्वेश्चन है सिंबल, वर्ड, शॉर्ट फ्रेसेस, स्लोगन्स, ये सारा किस में आता है? तो ट्रेडमार्क में आता है. And the final question of this social impact is asking that the practice of taking someone's work or ideas and passing them off as one's own is known as what? तो भाई इंटरनेट में किसी और के कॉपीराइटेड मटेरियल को आप अपने नाम से शेयर करें या उसका फाइनेंशियल बेनिफिट लेने की कोशिश करें, तो इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटी होती है वो प्लेगियरिज्म में आती है. सो ये तो सोशल इंपैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आप चाहते हैं सोशल इंपैक्ट से रिलेटेड और ज्यादा क्वेश्चंस को पढ़ना या समझना, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप इसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं टू गेट मोर सोशल इंपैक्ट एमसीक्यूज. तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस देखते हैं हमारे क्यूट के लिए. सो द फर्स्ट इज आस्किंग दैट गूगल क्रोम एक्सटेंशन आर व्हाट. सो दे आर बेसिकली कॉल्ड एज एड-ऑन्स, क्योंकि ये सिंपल पार्ट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि एज एन एक्सटेंशन वर्क करता है हमारे वेब ब्राउजर के लिए. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. एडिंग फंक्शनैलिटी ऑफ फ्लैश प्लेयर इन ब्राउजर इज कॉल्ड. सो दिस इज कॉल्ड प्लगइन्स. हो सकता है कई बार आप कोई वेबसाइट ओपन करें तो वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन प्ले करने के लिए फ्लैश प्लेयर डिमांड करे जो आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं है. तो क्या होता है कि जब आप फ्लैश प्लेयर को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करते हैं, वो रहता आपके लोकल सिस्टम में है, बट गूगल क्रोम आपके उस फ्लैश प्लेयर को यूज करता है ओवर द इंटरनेट इंफॉर्मेशन को प्ले करने के लिए. सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट योर प्लग इन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट फर्स्ट एड-ऑन्स आर कंप्लीट प्रोग्राम्स. तो अभी मैंने आपको बोला कि प्लगइन्स होते हैं कंप्लीट प्रोग्राम, सो दिस इज रॉन्ग. Add-ons are also referred as extension, which is absolutely correct. And plugins are used to add a particular functionality to the browser is again wrong. So इसमें तीनों में जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है that is only the correct one. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. It is asking that HTML document that include text, images, audio, video, etc. are read by. तो HTML document जो होते हैं they can be read by Google Chrome, Mozilla, both. So the correct answer is 2 and 3. The next question is asking now that यहां पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि HTML डॉक्यूमेंट का मतलब हम बात कर रहे हैं वेब पेजेस की, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे. अगला जो क्वेश्चन है दैट मैपिंग बिटवीन डोमेन नेम एंड आईपी एड्रेस इज डन बाय. सो इट इज बेसिकली डन बाय DNS, दैट इज डोमेन नेम सर्विस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट व्हिच ऑफ द, ये क्वेश्चन शायद कंप्लीट नहीं है तो इसे हम छोड़ देते हैं. The next is asking that protocol that facilitate telephone service over the internet is called what? So this is simply we can say is voice over internet protocol, because अगर आपको ऑडियो कॉल्स करनी है या वीडियो कॉल्स करनी है तो ये टेलीफोनिक कॉल्स जो हो रही हैं, एक्चुअली इन अर्लियर डेज हम टेलीफोन यूज करते हैं, बट ओवर द मोबाइल व्हाट वी आर डूइंग, टेलीफोन काइंड ऑफ सर्विस यू आर टेकिंग. दैट्स व्हाई दिस वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्चुअली आपको हेल्प करता है इस सर्विस को लेने के लिए. द नेक्स्ट इज सेइंग दैट आपको इन दोनों कॉलम का करेक्ट पेयर बनाना है. तो पहला बोल रहा है इट इज ए सर्किट बोर्ड माउंटेड ऑन कंप्यूटर मदरबोर्ड वेयर इथरनेट केबल इज कनेक्टेड. तो ये होता है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सो 1 का होगा D. सेकेंड इज सेइंग एक्ट एज ए सेंट्रल डिवाइस इन LAN दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटिंग डिवाइसेस. तो सेंट्रल डिवाइस जो होता है वो तो स्विच ही होता है, सो यू कैन से 2 का जो होगा B होगा. इट कनेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क एंड हैज द एबिलिटी टू एनालाइज डेटा बीइंग कैरिड ओवर नेटवर्क. सो रूटर होता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क आप कनेक्ट कर सकते हैं और इसके पास एबिलिटी होती है कि ये एनालाइज कर सकता है बेस्ट रूट को. एंड द लास्ट इज इट रीजनरेट्स द वीकेंड सिग्नल्स. ऑब्वियसली ये रिपीटर ही होगा. सो जैसे मैंने आपको बोला थर्ड का A है एंड 4 का देन वी कैन से C. सो अकॉर्डिंग टू दिस वी ऑल कैन अंडरस्टैंड C इज करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. केबल टीवी नेटवर्क स्प्रेड ओवर द होल सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क.
कंसीडर द फॉलोइंग यूआरएल एंड आइडेंटिफाई इट्स पार्ट। सो ये https://www.techtipnot.in/ ये पूरा फाइल पाथ है। यूआरएल का मतलब होता है कंप्लीट लोकेशन ऑफ द वेब पेज यू आर सर्चिंग फॉर और यू आर लुकिंग फॉर। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं, इसमें एक प्रोटोकॉल होता है, देन आपका ये डोमेन होता है, डोमेन नेम यू कैन से, और तीसरा जो होता है दैट इज योर फाइल लोकेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर ये जो आपने डाला हुआ है दैट इज एक्चुअली योर डोमेन नेम। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर। तो ईथरनेट कार्ड और एनआईसी सेम है, वॉइस ओवर इंटरनेट इज अबाउट इंटरनेट टेलीफोनी, चैटिंग इज ऑल अबाउट इंस्टेंट मैसेजिंग, एंड होम पेज जो होता है इट शुड बी डायनेमिक पेज, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस। अगला क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर्स, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इज इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल भी सही है। अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड इंफॉर्मेशन भी बिल्कुल सही बात है। सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट फॉर दिस। ईच आईपी पैकेट मस्ट कॉन्टेन ऑब्वियसली सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस बोथ। अगला क्वेश्चन है, टोपोलॉजी इन विच ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल कोएक्सियल केबल। आपकी एक मेन केबल गई है, उससे नोड्स इस तरह से कनेक्टेड हैं, तो हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, फॉर वेब पेजेस वेयर इंफॉर्मेशन चेंजेस फ्रीक्वेंटली लाइक स्टॉक प्राइसेस, वेदर रिपोर्ट, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड यू सजेस्ट। चूंकि देखिए स्टॉक प्राइस हो, वेदर रिपोर्ट हो, ये डायनेमिकली चेंज होते रहते हैं, सो इसका मतलब वेब पेज का जो कंटेंट है वो भी लगातार चेंज होगा, इसलिए इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा डायनेमिक वेब पेज को। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यदि आपको कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड और एमसीक्यूज या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी मैंने डिस्प्ले कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, समर्थ इज एन हार्डवेयर इंजीनियर ऑफ हैप्पी स्कूल, और उसको एक टास्क दिया गया जहां पर वो 40 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करे। तो इसके लिए उसे कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए, तो वी कैन सिंपली से स्टार टोपोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, हियर इट इज आस्किंग कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 789 ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल। ये जो हमने क्वेश्चन नंबर अभी 789 देखा, इसी को कंटिन्यू करके बोल रहा है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है स्टूडेंट्स का, और उनको कनेक्ट करना है रशिया यूजिंग स्काइप। तो अगर आप स्काइप यूज कर रहे हो कनेक्ट करने के लिए रशिया में बैठे लोगों के साथ में, तो कौन सी नेटवर्क सर्विस यहां पे इस्तेमाल हो रही है। सो ऑब्वियसली दिस वी कैन से इज इंस्टेंट मैसेजिंग। आगे बढ़ते हैं, सूर्यकांत हैज टू वर्क ऑन हिज एसएसटी प्रोजेक्ट विच डील्स विद द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। लॉट ऑफ रिसर्च वर्क रिक्वायर्ड बाय हिम फॉर द सेम। ही यूजेस गूगल क्रोम टू सर्च फॉर द रिलेवेंट मैटर। He finally locates some useful information and click on the link provided to access the website. The link is actually known as what we can say is called URL. Let's move to the next question now. Now here it is asking that as Suhail works on his project, he collects and curates information. As Suhail works on his project, he collects and curates information. Whenever he clicks on the link, the same piece of information is shown and the content is not clickable. Suhail is accessing what? सो देखिए, आप किसी वेब पेज को ओपन करें और उसका कंटेंट हमेशा सेम हो तो ये स्टैटिक वेब पेज होता है। अगला क्वेश्चन है, असर्शन है, अ स्विच इज कंसीडर्ड एज इंटेलिजेंट डिवाइस। क्यों इसको इंटेलिजेंट बोलते हैं, उसका रीजन है बिकॉज स्विच कैन एक्सट्रैक्ट द डेस्टिनेशन एड्रेस फ्रॉम द डेटा पैकेट इट रिसीव्ड एंड लुक इट अप इन अ टेबल टू सी वेयर टू सेंड द पैकेट। सो बिल्कुल सही बात है, स्विच के पास ये एबिलिटी होती है कि वो जिस डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है उसके एड्रेस को वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है और उसकी बेसिस पे स्पेशली उस डेटा को उस पर्टिकुलर नोड या एड्रेस तक ही पहुंचाता है। सो इसका मतलब दोनों ही करेक्ट हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, ये डायग्राम में आप देख के बताएं कि द एरो फ्रॉम डी टू ए रिप्रेजेंट व्हाट। आपने डी से ए को कुछ डेटा ट्रांसमिट किया, मतलब आपने क्या किया, एचटीटीपी रिस्पॉन्स किया यहां पर, क्योंकि रिक्वेस्ट जो होगी वो ए से आएगी बिकॉज यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि ये जो डी है इट इज एक्टिंग एज ए सर्वर हियर। अगला क्वेश्चन है, तो सर्वर से जब रिस्पॉन्स जाएगा नोड तक या क्लाइंट तक, सो दिस इज कॉल्ड एचटीटीपी रिस्पॉन्स। इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा टोपोलॉजी यहां पे इंप्लीमेंट हुआ है। सो वी कैन से इट इज स्टार है, क्योंकि सेंट्रल में हमने डिवाइस लोकेट किया, बाकी सारे इससे कनेक्टेड हैं। अगला क्वेश्चन है, अ वेब कुकी स्मॉल पीस ऑफ डेटा दैट इज सेंट फ्रॉम द वेबसाइट एंड स्टोर्ड इन यूजर्स वेब ब्राउजर व्हाइल ए यूजर इज ब्राउजिंग ए वेबसाइट, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
दैट इज सेंट फ्रॉम यूजर एंड स्टोर्ड इन सर्वर इज रॉन्ग, सेंट फ्रॉम रूट सर्वर गलत है, रूट सर्वर एंड अदर रूट सर्वर ये भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बंसी वांट टू सेंड एन ईमेल टू हिज नंबर ऑफ फ्रेंड्स टुगेदर। तो और ये चाहता है कि जो भी रेसिपिएंट है उसको बाकी लोगों का ईमेल एड्रेस ना दिखे। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस्तेमाल करते हैं बीसीसी बॉक्स का, जहां पे जाके सबका मेल आईडी का एड्रेस लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भूरू हैज आस्क्ड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन चैट एंड ईमेल। तो उसके लिए उसने लिखा कि चैट जो है एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, ईमेल प्रोटोकॉल है। बिल्कुल सही बात है। चैट जो होता है उसे परमिशन की जरूरत नहीं होती, जबकि पार्टी से इन द सेंस जो जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं चैटिंग में, तो परमिशन की जरूरत नहीं, जबकि ईमेल में आपको परमिशन की जरूरत होती है। ये बिल्कुल गलत है। और तीसरा बोलता है चैट नीड अकाउंट ऑन द सेम प्रोवाइडर वाइल ईमेल डज नॉट। ये बिल्कुल सही है। लेट सपोज अगर आप स्काइप यूज कर रहे हो तो जो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उन सबके पास यहां पर अपनी आईडी होनी चाहिए ना सेम जगह पे। तो इसका मतलब यहां पर 1 और 3 दोनों ही करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, ये केस है। पहला बोल रहा है कि भाई ये केस स्टडी में भाई ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिल्ली से चेन्नई है, ये दिल्ली का ऑफिस है, ये चेन्नई है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब यहां पे ये सब डिस्टेंसेस दिए हुए हैं और इसके बाद में यहां पे नंबर ऑफ कंप्यूटर दिया हुआ है। तो मैं इसको डिटेल नहीं ले रहा हूं, मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूं। बोलता है कि सबसे बेस्ट सुटेबल कौन है इंदौर में, जहां पर कि आप ये यहां पर चेन्नई टाइप हो गया है, इसको हम लोग इंदौर कर देते हैं, आप कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम किसको सर्वर बना सकते हैं, तो एडमिन में सबसे ज्यादा कंप्यूटर है, तो जो फंडामेंटल चलता है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा कंप्यूटर जहां है उसी को सर्वर बना दो। ये हमारा पुराना हिसाब किताब है जो कि मैं पर्सनली एग्री नहीं करता, बट अगेन जो परंपरा चल रही है उसी हिसाब से, नहीं तो आप गलत हो जाएगा आंसर। आप एडमिन को इसमें करेक्ट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि केबल लेआउट आप कौन सा इसमें सही मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा केबल लेआउट इंदौर कैंपस के लिए सही रहेगा। तो देखिए यहां पे एडमिन से जो इंजीनियरिंग है इसका जो डिस्टेंस है वो 55 मीटर है। अब एडमिन से बिजनेस जो है वो 90 मीटर है और एडमिन से जो मीडिया है ये 50 मीटर है। तो इस हिसाब से तो ये हो गया 195। अब अगर केबल के हिसाब से देखें इंजीनियरिंग से बिजनेस तो ये 55 है, तो मैं इसका कलर चेंज करूं, ये हो गया 55 और यहां से ये हो गया हमारा 50 और बिजनेस से मीडिया जो है वो कितना है 45 मीटर है। तो इसका मतलब हम यहां पर बस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखें तो आपके पास दोनों ही चॉइसेस करेक्ट हैं, इसमें बस या स्टार दोनों होगा, बट ज्यादा बेटर है कि हम यहां पे सिलेक्ट करेंगे हमारी बस टोपोलॉजी को। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहां पे बोलता है कि कौन सा हार्डवेयर डिवाइस आप सजेस्ट करोगे टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल द इंटरनेट यूज विद इन द कैंपस, फायरवॉल, रूटर, गेटवे, एनी वन ऑफ द गिवन डिवाइसेस। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसमें से तीनों ही आप प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन फेस टू फेस कम्युनिकेशन अगर लोगों को आपस में करना है, चाहे वो इंदौर में बैठे हो चाहे दिल्ली में बैठे हो या आपस में उन सभी को करना है, तो क्या इस्तेमाल करोगे। तो ईमेल नहीं करेंगे, केबल टीवी नहीं करेंगे, यूट्यूब नहीं करेंगे, हम बात करेंगे गूगल मीट की। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम यू सजेस्ट टू कनेक्ट दिल्ली हेड ऑफिस विद इंदौर कैंपस। तो ऑब्वियसली इनके बीच का जो डिस्टेंस है इट्स अराउंड 1000 किलोमीटर, तो यहां पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन लगेगा। एंड बोल रहा है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ रिपीटर इन बिटवीन वेयर। सो एडमिन से इंजीनियरिंग, एडमिन टू बिजनेस, तो इनका डिस्टेंस हम देखें तो देखें यदि आप यहां पर जो डिस्टेंस है एडमिन टू बिजनेस 90 मीटर है, बाकी तो उससे कम ही है। आइडियली रिपीटर मतलब 100 मीटर से ज्यादा पे होना चाहिए, बट अगेन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आपको करना है तो वी कैन सेलेक्ट दिस एडमिन टू बिजनेस बिकॉज ऑफ 90 मीटर। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड, अगेन फॉर आईपी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्यूट के लिए मैंने बनाए हैं। और जैसा मैंने आपसे बोला कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तमाम वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे जहां पर इंडिविजुअल इन सब्जेक्ट्स के और भी बहुत सारे एमसीक्यूज को मैंने जो पहले एक्सप्लेन किया हुआ है वो अवेलेबल है, आप उन्हें जाके भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर आ जाते हैं हम अपने सेक्शन B2 जो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का मेन सेशन है, दैट इज पाइथन सीरीज एंड डेटा फ्रेम, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को अब डिस्कस करना हम शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 806 से, जो कि अभी हम सीरीज के लिए कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, एज्यूम S एज सीरीज ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास एक सीरीज ऑब्जेक्ट S है,
तो कॉलम 1 में कुछ उसके एट्रीब्यूट्स दिए हैं, s डॉट वैल्यू, s डॉट साइज, s डॉट एम्प्टी, s डॉट हैशनेम। s डॉट वैल्यू जो है वो बेसिकली रिटर्न करता है numpy एरे, तो 1 का जो मैच है वो b होगा। s डॉट साइज जो है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करता है, तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 2 का d। थर्ड जो है दैट इज s डॉट एम्प्टी, तो ऑब्वियसली ये चेक करता है सीरीज ऑब्जेक्ट ब्लैंक है क्या, तो अगर ब्लैंक है तो ट्रू रिटर्न करेगा, तो थर्ड का जो है वो a आएगा। और फोर्थ है s डॉट हैशनेम विच बेसिकली रिप्रेजेंट या चेक्स की हमारे सीरीज में कहीं कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, सो द आंसर वुड बी 4 का c। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन c इज करेक्ट फॉर दिस वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here it is asking which of the following is correct code to create a series object with the value 2468। So पहला बोल रहा है pd.series 2468, यहाँ पे ब्रैकेट मिसिंग है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है pd.series range 2,10,2। We all know that in Python range operator is also used for defining the range of values। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये स्टार्ट करेगा 2 से, 2 पे जंप करके 4 देन 6 देन 8 को दिखाएगा, जैसे ये 10 आएगा ये यहां से एग्जिट कर जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगला बोल रहा है pd.series np.arrange 2,10,2। अगेन दिस इज फॉर numpy array, so arrange is again the method of this numpy array जो which acts same as the range operator, so we can say option C is correct also। Overall हम बोल सकते हैं all of the above is correct। कुकर की सीटी अगर सुनाई दे रही हो तो मैं माफी चाहता हूं। The next is saying that predict the output of given code s equal to pd.series। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है टेक टिप नाउ और कंप्यूटर्स, इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा। well, सीधी सी बात है, देखिए ये दोनों जो है वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैं, तो जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो इसका जो डेटा टाइप होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उस लिहाज से ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देने का जो पर्पज है वो यही है कि आप हमेशा इस बात को भी नोटिस करें, गौर करें कि जो भी सीरीज ऑब्जेक्ट है उसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, क्या प्रेजेंट आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन 809 की। यहां पर ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, 2 सीरीज हैं, इनको हमने S1 प्लस S2 किया तो ये इसका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। देखिए 0 यहां पर भी है, यहां पर भी इंडेक्स है, तो 10 प्लस 6 16 हो गया। जहां तक 1 और 2 नंबर इंडेक्स की बात है तो ये कॉमन नहीं है S1 और S2 में, तो ऑब्वियसली यहां एडिशन नहीं हो पाएगा, तो इनकी जगह पर मिसिंग वैल्यू आ जाएंगी, तो ये तो बिल्कुल सही दिखा रहा है। बट इसका जो रीजन लिखा है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट regardless of their type and index, which is absolutely wrong, because जो arithmetic ऑपरेशन होता है between different series object वो डिपेंड करता है उसके इंडेक्स के ऊपर में। अगर मैचिंग इंडेक्स होंगे तब ऑपरेशन होता है, और अगर नॉन मैचिंग इंडेक्स होंगे तो वो काउंट तो होंगे, डिस्प्ले भी होंगे, लेकिन वहां पर उनके लिए वो क्या कर देता है, मिसिंग वैल्यू को पुट कर देता है। उस लिहाज से ए तो करेक्ट है, बट जो रीजन दिया गया है वो पूरी तरह से फॉल्स है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है वो पूरा ही गलत है यहाँ पर, और दोनों सही भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द सीरीज। द फर्स्ट इज सीरीज ऑब्जेक्ट आर वैल्यू म्यूटेबल एंड साइज इम्यूटेबल। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप साइज सीरीज का चेंज नहीं कर सकते, वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। Creating series object with no value is assigned object as default data type, which is again not correct, because जो default data type होता है जब कोई empty series आप बनाते हैं, suppose that आप कोई भी एक empty series बनाएंगे तो इसका जो default data type होता है that is always float 64, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और तीसरा जो है if data being passed to a series object is scalar value then the index must be provided, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब आप कोई सीरीज बना रहे हैं और उसमें आपने यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू डाली 4, तो ये एक स्केलर वैल्यू, तो आपको इंडेक्स पास करना पड़ेगा लाइक 1 2 3, तब वो 4 जो है 3 टाइम्स जो होगा हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट में प्लेस होगा, इसलिए इंडेक्स देना बहुत जरूरी है। सीरीज ऑब्जेक्ट कैन नॉट कंटेन np.nen और none एज मिसिंग वैल्यू विच इज अगेन रॉन्ग, तो यहाँ पर 1 और 3 जो है वो बिल्कुल सही है, बाकी जितने भी जो 2 और 4 नंबर है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। When you create a series object from a dictionary object, then dash of dictionary become index and dash of dictionary become data of series object। तो ध्यान रखें कि जो की होती है डिक्शनरी की वो इंडेक्स का काम करती है, और जो वैल्यूज होती हैं डिक्शनरी की वो
डेटा का काम करती हैं सीरीज के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट विल हैपन व्हेन यू एग्जीक्यूट फॉलोइंग कोड। एस है pd.series 4 वैल्यू पास की, इंडेक्स में हमने 5 वैल्यू डाल दिया, तो ये इंडेक्स जो गए वो मैच नहीं कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से, तो यहां पर ये जनरेट करेगा वैल्यू एरर। देखिए आप ध्यान रखें, वैल्यू एरर कब बनेगा, जब आप क्रिएट करते हो कोई सीरीज ऑब्जेक्ट और वहां पे नॉन मैचिंग इंडेक्स हो जाता। और की एरर कब जनरेट होगा, जब आप एक्सेस करते हो किसी सीरीज ऑब्जेक्ट से वैल्यू। जैसे मान लो पहले तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वैल्यू एरर है। अब लेट सपोज कि यहां पर ये 4 हमने सीरीज ऑब्जेक्ट 3428 बनाया, 3428 यहां पे वैल्यूज हैं, ABCD का इंडेक्स है। अब अगर आप यहां पे से फॉर एग्जांपल SE को डिस्प्ले करने की कोशिश करोगे, तब यहां पर ये आपको क्या दिखा देगा, की एरर प्रेजेंट कर देगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ता हूं, पाइथन लिस्ट नेमली क्लब स्टोर द क्लब नेम्स रेड ब्लू ग्रीन, और एक मेडल लिस्ट है जिसमें 10 5 7 है। हमको एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें मेडल जो होगा वो वैल्यू होगा और जो क्लब है वो इंडेक्स होगा। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग s इक्वल टू pd.series इन ब्रैकेट 10 5 7 कॉमा रेड ब्लू ग्रीन। एकदम परफेक्ट है। जो पहला वाला है वो डेटा हो जाएगा, सेकंड वाला इंडेक्स होता है बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी मेंशन ना करें। सेकंड में बोलता है pd.series पहला डेटा ले लिया और इंडेक्स इक्वल टू रेड ब्लू ग्रीन कर दिया, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा में बोलता है s इक्वल टू pd.series इंडेक्स इक्वल टू रेड ब्लू ग्रीन और वैल्यू में डाल दिया 10 5 7, ये भी एकदम परफेक्ट है। लेकिन चौथे में बोलता है pd.series, लेकिन यहाँ इंडेक्स मेंशन नहीं किया, तो पहला जो हो जाएगा वो डेटा हो जाएगा, सेकंड इंडेक्स हो जाएगा, इसलिए ये गलत होगा। तो 1 2 3 जो है इसके लिए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, फिर से असर्शन रीजन है, एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड, ये लिस्ट है 4 6 के साथ में। अब आप L इंटू 2 करोगे तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल ये वाला आएगा, क्योंकि लिस्ट को मल्टीप्लाई करो तो रेप्लीकेट हो जाएगा आंसर। तो 4 6 2 टाइम्स रेप्लीकेट होगा एंड इसके जो इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 हो जाएगी। ये बिल्कुल असर्शन बिल्कुल सही है। और रीजन जो लिखा है दैट इज लिस्ट इन पाइथन व्हेन मल्टीप्लाइड विद अ नंबर रेप्लिकेट्स द लिस्ट दोज मेनी टाइम्स। तो वही बात होगी कि जो मैंने आपसे कहा कि लिस्ट को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये एक्चुअली है रेप्लिकेशन ऑफ लिस्ट। यू कैन से हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। सो on this basis we can say both are correct, assertion and reason, and this reason is correct explanation of A. अगला जो हमारा क्वेश्चन है that is 815, it is saying that यहाँ पे फिर से कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे पांडा इंपोर्ट हुआ, numpy इंपोर्ट हो गया और ये numpy एरे है जो 5 और इसमें एक नैन वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू, और इस n की बेसिस पे हमने सीरीज बनाया है। आप सीरीज को प्रिंट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। देखिए अगर यहाँ पे n में सपोज 5 और 6 होता तब तो सीरीज की जो वैल्यू होती है 5 6 दिखती और यहाँ पे आपका इंट 64 आ जाता। अगर ये सपोज बदल के आपने मिसिंग डाल दिया तो ये क्या होगा कि कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में, इट विल शो यू 5.0, देन यहाँ पर ये दिखा देगा नैन और जो डेटा टाइप होगा दिस विल बी फ्लोट 64 या 64। और चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 है और ये नंपाई एरे है तो ये मल्टीप्लाइड बाई 2 एरे में हो रहा है, तो ये वैल्यू जो है वो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 हो जाएगी। तो 10.0 ये मेरे ख्याल से ऑप्शन डी है नीचे, यस ये 10.0 और NaN दिखाएगा आपको। सो द करेक्ट आंसर इज डी। आई होप आपको पर्पस समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का कि अगर मिसिंग वैल्यू रहती है तो जो डेटा टाइप होता है हमारे सीरीज का वो फ्लोट 64 हो जाता है, तो जो भी वैल्यू होती है वो डेसिमल वैल्यूज के साथ डिस्प्ले होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड एट्रीब्यूट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। इंडेक्स एट्रीब्यूट सही है, आइटम साइज भी सही है, शेप भी सही है, डेटा जो होता है वो नहीं एग्जिस्ट करता सीरीज ऑब्जेक्ट के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न रिजल्ट एज टपल्स। तो जो शेप एट्रीब्यूट होता है वो किसी भी सीरीज ऑब्जेक्ट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को टपल्स के फॉर्म में एक्चुअली प्रेजेंट करता है। शेप एक्चुअली होता है जनरली, इसको ज्यादातर हम डेटा फ्रेम के साथ यूज करते हैं, बट चूंकि ये सीरीज में भी अवेलेबल है दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग। तो अगर ये डेटा फ्रेम होता है और एक डेटा फ्रेम है जिसमें कि 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, और अगर आप शेप करते हो तो ये 3,4 रिटर्न करता है, तो ये टपल के फॉर्म में वैल्यू दिखा रहा है। अब सीरीज जो होता है वो 1D एरे है। अब सपोज इसमें केवल 3 एलिमेंट्स है, तो अगर आप s डॉट शेप करोगे तो इसका जो आंसर आएगा दिस विल बी लाइक 3 कॉमा, ओके नॉट 0, यहाँ पे 0 नहीं होगा, ओनली 3 कॉमा दिखाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये शेप है जो टपल में आंसर रिटर्न करता है या वैल्यूज को रिटर्न करता है। अगला क्वेश्चन है दैट इज सेइंग दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस s इक्वल टू pd.series 432 एंड देन प्रिंट s डॉट इंडेक्स। नाउ यू कैन सी यहाँ पर कोई भी इंडेक्स हमने डाला नहीं है तो इसका डिफॉल्ट इंडेक्स होगा दिस विल बी लाइक 432 0 1 2, ये सीरीज बनेगी मेरी।
अब होता क्या है कि जब डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है तो पाइथन जो होता है, तो पाइथन क्या करता है, रेंज मेथड का इस्तेमाल करता है और उसको इस्तेमाल करते हुए ये असाइन कर देता है। अब उसकी बेसिस पे यहाँ पे ऑप्शन है कि इंडेक्स डाला ब्रैकेट 0 1 2, तो ये तो गलत है। रेंज इंडेक्स स्टार्ट 0 स्टॉप 3 स्टेप 1 इज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पर ये डाला ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट है। तो मैं यही बात कर रहा था कि जब डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है उसको इंडेक्स असाइन करने के लिए, आई मीन सीरीज ऑब्जेक्ट को पाइथन इंडेक्स असाइन करने के लिए रेंज ऑपरेटर का इस्तेमाल करता है। तो अगर आप डिफॉल्ट इंडेक्सिंग को डिस्प्ले करोगे यूजिंग इंडेक्स, तो वो रेंज इंडेक्स मेथड के द्वारा इस तरीके से आंसर दिखाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट इज सेइंग दैट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट टू काउंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर गिवन सीरीज एस। अब यहाँ पे 0 1 2 3 है। अब इसमें बोल रहा है काउंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो लेन एस बिल्कुल सही है। एस डॉट काउंट नहीं होगा क्योंकि काउंट मेथड जो होता है वो जो नॉन मिसिंग वैल्यूज हैं या नॉट नल वैल्यूज या एन वैल्यूज को काउंट नहीं करता है, जो एग्जिस्ट करती है सिर्फ उनको काउंट करता है। बट एस डॉट साइज जो है दैट इज ऑल्सो यूज फॉर काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो वी कैन से ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। रिमेंबर दैट लेन जो है एक मेथड है, दैट्स वाई लेन के अंदर हमने एस को पास किया। साइज जो होता है वो एट्रीब्यूट होता है, इसलिए हमने लिखा एस डॉट साइज। इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट इज सेइंग डिस्प्ले आउटपुट ऑफ एस डॉट शेप। तो अभी मैंने जैसे यहां पर आपको इस एग्जांपल में बताया 5 to 9 है, 3 एलिमेंट्स है, तो इसका जो आंसर होगा दिस विल बी लाइक दिस, वी कैन से ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है फॉर गिवन सीरीज 14.0 3.0 NaN फ्लोट 64, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड एस डॉट आइटम साइज कॉमा एस डॉट नंबर ऑफ बाइट्स। नाउ यू सी हियर आइटम साइज मतलब इंडिविजुअल आइटम का जो डेटा टाइप है उसका साइज कितना है। तो फ्लोट 64 है, 64 बिट है, मतलब 8 बाइट हो गया। तो पहला तो 8 ये रिटर्न करेगा 8, और टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने हुए, तो 3 एलिमेंट्स है, तो 8 3 24, तो द आंसर इज ऑप्शन बी 8 and 24. Now the next is asking that to create empty series we can write what? So empty series के लिए हम सिर्फ यूज करते हैं pd dot series, that's it. So this is how we can get the answer. The अगला क्वेश्चन है कि a series object can have duplicate index values like what? S equal to pd dot series 4387, और हमने यहाँ पे डाल दिया a b a c। तो बिल्कुल ये हो सकता है, it is possible, you can say it can be. अगला है for given series m जनवरी 11 फरवरी 10 मार्च 15 अप्रैल 20। इसकी अलाइनमेंट थोड़ी मिस हो गई, वी कैन राइट इन दिस वे जनवरी 11। तो अब हमको डिस्प्ले करना है वैल्यू किसकी, फरवरी की। तो सीरीज में क्या है, आपका जो सीरीज का नाम है डॉट लगा के कॉलम नाम डाल दीजिए, सॉरी कॉलम नेम नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे इंडेक्स, सीरीज डॉट इंडेक्स, या फिर सीरीज लो और उसके ब्रैकेट में जो भी इंडेक्स है, अगर वो स्ट्रिंग है तो इन्वर्टेड में डाल दो, नंबर है तो डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो ये दोनों मेथड यूज होता है। सो वी कैन से m डॉट फेब और m इन ब्रैकेट फेब दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है अगर आप करते हो प्रिंट s इन ब्रैकेट कोलन 3 तो क्या डिस्प्ले करेगा ये। तो देखिए ये स्लाइसिंग का एग्जांपल है। स्लाइसिंग क्या करती है, हमेशा एक बात को आप ध्यान रखिए कि पोजीशन वाइज होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इंडेक्स से उसका कोई मतलब नहीं है। पोजीशन का मतलब ये है जैसे कोई सीरीज इस तरह से मैंने बनाई 10 5 4 3, अब इंडेक्स मैंने एबीसीडी दिया, तो अगर आप स्लाइस करोगे से फॉर एग्जांपल कोलन से 2 कोलन 3, अब यहां पर क्या होगा, उसको यहाँ पे 2 मतलब ये 0 1 2 पोजीशन चेक करेगा, तो 2 कोलन 3 का मतलब इस एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा, भले इंडेक्स कुछ भी हो। इस बात को ध्यान रखना है। तो जब आप s कोलन 3 कर रहे हो मतलब 0 1 2 तक दिखाएगा, जो लास्ट जो एंड वैल्यू है आपके स्लाइसिंग में दैट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द सबसेट रिटर्न आफ्टर स्लाइसिंग इटसेल्फ इज व्हाट कॉल्ड सीरीज ऑब्जेक्ट। देखिए जब आप स्लाइस करोगे, जैसे स्लाइस 2,3 किया, अब इसको अगर मैं 4 कर देता हूं 2,4, तो ये जो आंसर रिटर्न करेगा वो एज ए सीरीज ऑब्जेक्ट ही वैल्यू को रिटर्न करेगा, लाइक 4 3, इसलिए इसका आंसर आएगा सीरीज टाइप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ इट इज आस्किंग दैट यू कैन रिड्यूस एलिमेंट ऑफ सीरीज यूजिंग स्लाइसिंग। सो इट इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज हम एलिमेंट रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली रिट्रीव करते हैं स्लाइस के स्पेसिफिक एलिमेंट्स को। सो दिस इज रॉन्ग। एंड द सेकंड इज सेइंग दैट यू कैन नॉट स्लाइस सीरीज कॉन्टेनिंग स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट इंडेक्स। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे ऑब्जेक्ट इंडेक्स हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्लाइसिंग जो होती है पोजीशन वाइज होती है। सो वी कैन से बोथ आर फॉल्स हियर। अगला क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस।
यहाँ पे सीरीज है 4321 बाई 5 वैल्यूज हैं और ये इसके इंडेक्सिंग है। एस डॉट टेल, वी ऑल नो दैट कि जो टेल मेथड होता है वो बेसिकली बॉटम एंड से जो सीरीज होती है या उसके जो लास्ट एलिमेंट्स होते हैं, एंडिंग एलिमेंट्स होते हैं, उनको डिस्प्ले करता है। बाय डिफॉल्ट अगर आप टेल करोगे तो नीचे के 5 एलिमेंट्स को दिखा देगा। अब टेल 2 किया मतलब बॉटम के 2 एलिमेंट्स मतलब बी और ए, तो इसका जो ऑर्डर होगा दिस विल ऑल्सो बी लाइक B1 A5, सो ये दिखाएगा ये सी और बी और ए या ए बी सी के फॉर्म में आंसर रिटर्न नहीं करेगा, रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले नहीं करता, ऑर्डर एज इट इज रहता है, बस बॉटम की वैल्यूज को ये सीक्वेंस में ही दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। इट इज सेइंग टू डिस्प्ले फर्स्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट वी कैन राइट व्हाट, तो पहले 5 एलिमेंट मतलब हेड मेथड और हेड 5 करोगे, दोनों से काम हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज बोथ। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। टू गेट द साइज ऑफ डेटा टाइप ऑफ द एलिमेंट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट यू कैन यूज स्लैश एट्रीब्यूट, तो डेटा टाइप किसी सीरीज ऑब्जेक्ट का चाहिए तो उसके लिए हम यूज करते हैं हमारे ऑप्शंस यहाँ पे गलत डाले हुए हैं, इट शुड बी एक्चुअली डी टाइप, तो डेटा टाइप हमें डी टाइप से मिलता है। द नेक्स्ट इज आस्किंग फॉर गिवन 2 सीरीज S1 एंड S2, ये 010 है, 118 है, 0527, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ S1 प्लस S2। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 2 सीरीज को जब आप उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो मैचिंग जो इंडेक्स होते हैं उन पे ही ऑपरेशन होता है, बाकी में मिसिंग आ जाता है। तो 00 कॉमन है तो ये 15 हो जाएगा, 1 कॉमन नहीं, 2 कॉमन नहीं, तो दोनों में क्या आ जाएगा, ये मिसिंग आ जाएगा, और डेटा टाइप जो होगा वो फ्लोट 64 हो जाएगा, तो इट शुड बी एक्चुअली 15.0, राइट। सो आंसर वुड बी लाइक ये 15.0 होना चाहिए, तो बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू गेट द नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ सीरीज डेटा वी कैन यूज व्हाट, तो नंबर ऑफ बाइट्स मतलब वी कैन यूज दिस n बाइट, और डेटा टाइप के लिए डी टाइप होता है, ध्यान रखेंगे। आइटम साइज जो होता है वो इंडिविजुअल एक बाइट एलिमेंट्स का जो कैपेसिटी है उसको डिस्प्ले करता है इन फॉर्म ऑफ बाइट्स, साइज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज ए बी सी डी ई, ये सीरीज बनी हुई है, ये वैल्यूज हैं, ये इंडेक्स नंबर है। अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट करना है हमको, ए सी ई को प्रिंट करना है, मतलब ए को, सी को और ई को स्लाइसिंग करना है, मतलब 0 होगा, 1 2 3 4, तो इसका मतलब ऑल्टरनेट दिखा रहा है 0 2 एंड इसके बाद 4 को, तो इंडेक्सिंग में हम लिख सकते हैं कि आप कोलन कोलन करो, स्टेप जो होगा वो 2 से होगा, तो ये बिल्कुल सही बात है। 0 से 2 नहीं होगा, 2 कोलन कोलन भी नहीं होगा, कोलन 2 कोलन भी नहीं होगा, सो द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट वन, एस ब्रैकेट में कोलन स्टार्टिंग एंडिंग 2 से जंप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीरीज का थर्ड एलिमेंट दिखाना है तो क्या करें, तो इसी एग्जांपल पे मैं आ जाता हूं। देखिए ये थर्ड एलिमेंट है, S2 कर दो तो आ जाएगा, S2 कोलन 3 करोगे तो एंड को तो एक्सक्लूड रख करेगा तो भी आएगा, तो दोनों सही है। 2 कोलन 4 और 2 से जंप करो तो 2 मतलब इसको दिखाएगा, 2 से जंप करेगा तो 4th एलिमेंट आएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इट मींस दैट ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रिंट S-1 विल डिस्प्ले व्हाट, नाउ सी कोई भी जो सीरीज होती है लाइक 4 3 2 1, तो इसमें आप देखें ये पोजीशन वाइज जब स्लाइसिंग करता है तो ये डिफॉल्ट इंडेक्सिंग के हिसाब से। अब यहाँ पर ये होता है कि ये रिवर्स इंडेक्सिंग को सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन रिवर्स काउंटिंग हो सकती है, जहां पे -1 का मतलब होता है लास्ट एलिमेंट, वी कैन से ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जेक्ट, फिर से ये वैल्यूज दी हुई है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ S2 कोलन, तो ये पोजीशन आप कर दो 0 1 2 3, तो 2 कोलन मतलब आ गया C, और उसके बाद ये कंटिन्यू होते जाएगा एंड तक, तो सी और डी ये दोनों को दिखाएगा, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ये 4 है, अगर आप लिखते S, आप स्टार्ट करते 2 से और आप यहाँ पे लिख देते 10, तो भी ये आंसर आपको CD ही दिखाता, 30 और 40 दिखाता, बिकॉज इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर एंड वैल्यू क्या दी, बिकॉज ये पोजीशन के हिसाब से चल रहा है। तो ये 2 से स्टार्ट करेगा, जहां पे ये वैल्यू एंड होगी उसके बाद में वो आगे भले वैल्यू गलत लिखी हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये आंसर फिर भी आपको डिस्प्ले करेगा। तो अगर एंड इंडेक्स रॉन्ग भी है या एक्सीड भी कर रहा है मैक्सिमम लिमिट को, तो भी हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग करता है, पाइथन एक्चुअली सीरीज को स्लाइस करेगा और आंसर आपको प्रॉपरली देता है। तो ओवरऑल ये थे सारे क्वेश्चंस हमारे सीरीज से रिलेटेड, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ ये जितने भी सीरीज के क्वेश्चंस है, ये तो मैंने स्पेशली क्यूट के लिए डिजाइन किए यूनिक क्वेश्चंस, क्योंकि मैं 1000 MCQs की बात कर रहा हूं। अगर आपको और भी सीरीज के क्वेश्चंस चाहिए, मोर देन 100 क्वेश्चंस आई ऑलरेडी अपलोडेड इन माय यूट्यूब एंड ऑल्सो इन माय वेबसाइट, तो उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाके आप देखिए। ऊपर आई बटन पे यूट्यूब का सीरीज का जो वीडियो है MCQ का, उसका लिंक आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उसको क्लिक करके भी डिटेल में देख सकते हैं।
और मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे जाइए। वहां पर आप एमसीक्यू के सेक्शन में जाइए या एमसीक्यू मेन्यू में जाइए, वहां से भी इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेटा फ्रेम की। नाउ डेटा फ्रेम में क्वेश्चन नंबर 837 से हम स्टार्ट करेंगे। सो द फर्स्ट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर क्रिएटिंग डेटा फ्रेम, राइट। सो डेटा फ्रेम का ध्यान रखिए कि यहां पर ये जो कैमल केसिंग वाला ऑप्शन है, डेटा का डी कैपिटल, फ्रेम का एफ कैपिटल, माफी चाहूंगा मेरी राइटिंग के लिए, मेरे पास इतनी अभी व्यवस्थाएं नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फाइंड इनवैलिड स्टेटमेंट इन रिगार्ड ऑफ डेटा फ्रेम। गलत कौन सा है इसमें डेटा फ्रेम के लिहाज से? तो डेटा अक्रॉस कॉलम शुड बी, गलत हो गया यहां पर, शुड बी ऑफ सेम टाइप, ये बिल्कुल गलत बात है। आपका जो डेटा फ्रेम है उसके जितने भी कॉलम्स हैं, किसी में इंटीजर हो सकता है, किसी में स्ट्रिंग हो सकता है, किसी में फ्लोट हो सकता है। जैसे मैंने डाला है ABC 2 4 6, यहां पे डाल दिया MNO 1.0 3.0 ऑन 6.0, तो ये हो सकता है, तो ये गलत है। साइज इम्यूटेबल, वैल्यू म्यूटेबल, ये गलत बात है। ये साइज और वैल्यू दोनों ही म्यूटेबल होता है, ये भी गलत है। इसके बाद इंडेक्स एंड कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम कैन बी ट्रांसपोज्ड, तो ये बिल्कुल सही बात है, ट्रांसपोज पॉसिबल होता है डेटा फ्रेम में। एंड द लास्ट इज सेइंग कैन बी बिल्ड पासिंग CSV डेटा, CSV फाइल डेटा, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला ए और बी जो है वो इसमें गलत है, हमने ऑप्शन इसमें डालना मिस कर दिया। ध्यान रखें ए और बी या 1 और 2 जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द रिजल्ट। अब ये डेटा फ्रेम बना रहे हैं। अब यहां पर ये पहले डिक्शनरी है, नेम है, एज है और डीएफ में डी को पास कर दिया। तो हम जानते हैं डिक्शनरी का जो की होता है वो यहां पर कॉलम का रोल प्ले करेगा और अंदर की जो वैल्यू होती है वो इसके कॉलम का रोल प्ले करेगा और इंटरनल जो इसकी वैल्यूज हैं वो ऑब्वियसली इसमें यहां पर एज ए वैल्यू शिफ्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो ये ऑप्शन बी होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 840, यहां पर बोलता है व्हाट विल हैपन इफ यू एग्जीक्यूट दिस। अब डेटा फ्रेम है, ये की हो गई A 10 5 B 6 4, इंडेक्स है RGB। तो दिस विल अगेन प्रोड्यूस व्हाट यू नो वैल्यू एरर, बिकॉज इंडेक्स मतलब RGB और यहां पर A कॉलम और B कॉलम के लिए आप सिर्फ 2 ही वैल्यू को पास कर रहे हो, 10 और 5 को, 6 और 4 को। तो यहां पर क्या होगा? तो ये चूंकि डिजाइन हो रहा है इस टाइम पे ये वैल्यू एरर जनरेट करेगा। मैंने पहले भी सीरीज में इसको डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू क्रिएट ए डेटा फ्रेम एज गिवन बिलो यूजिंग 2D डिक्शनरी। ये यहां पर होगा B और ये 3 होगा यहाँ पे। तो X में है 10 6, Y में है 5 3। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे? तो A और B हो गई की, ये X और Y होगी इंटरनल की। तो यहाँ पे 2D यूज होगा, तो A आउटर की होगा, B आउटर की होगा, X और Y क्या होगा? इंटरनल की होगा, क्योंकि ये रो इंडेक्स है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। एसर्शन व्हेन एग्जीक्यूटिंग गिवन कोड, ये 2 डिक्शनरी है D1 D2 और D में इसको आपने पास किया 1 और 2 से, तो ये 1 और 2 यहाँ पे रो इंडेक्स हो जाएंगी और A कॉमन है, B और C भी है, तो A B C तो लेगा तीनों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो डिपेंड करेंगे डिक्शनरी के कीज के ऊपर में, भले वो कॉमन हो या यूनिक या ना हो। तो ABC बनेगा। तो जो मैचिंग इंडेक्स है उसकी वैल्यू तो ये प्लेस कर देगा, जो नॉन मैचिंग है जैसे B है। अब B के लिए D2 में कोई भी ऑप्शन नहीं था तो यहाँ मिसिंग डाल देगा, वैसे ही C के लिए D1 में कोई ऑप्शन नहीं तो यहाँ पे मिसिंग डाल देगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है और रीजन यही बता रहा है कि डिक्शनरी विद डिसिमिलर कीज एज इनर डिक्शनरीज, डेटा फ्रेम कैन बी क्रिएटेड विद NaN वैल्यूज असाइन टू नॉन मैचिंग इंडेक्स। तो बिल्कुल सही है। जब 2D डिक्शनरी बनाओ और उसमें डिसिमिलर कीज हो इनर में, तो वहां पर उन नॉन मैचिंग कीज के लिए वो क्या करता है? NaN को प्लेस कर देता है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट हियर और R जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। इट इज सेइंग दैट यहां पर ये CNET नाम का डेटा फ्रेम है, वायरलेस और वायर्ड 2 कॉलम है, कोड नेम प्राइस इसके इंडेक्स है, मींस रो इंडेक्स है, ये वैल्यूज है। हमको बताना है मैच द आउटपुट फॉर गिवन कोड। CNET.shape करोगे तो ये टपल रिटर्न करेगा, मतलब 1 का C। CNET.index करोगे, C इंडेक्स का मतलब हुआ जो कोड नेम और प्राइस को डिस्प्ले करेगा, तो ऑप्शन डी। तो 2 का क्या हो गया? D हो गया। थर्ड बोल रहा है CNET.size, साइज का मतलब टोटल एलिमेंट्स, तो मतलब ये 6 रिटर्न करेगा, तो 3 का ऑप्शन आएगा B और 4 का ऑप्शन आएगा लेंथ। तो लेंथ जो होता है मेथड डेटा फ्रेम के टोटल नंबर ऑफ रोज को इंडिविजुअल रिटर्न करता है, तो ये 3 रिटर्न करेगा। सो इस विल बी 4 का A। तो 1C 2D 3B और 4A जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
मैच द फॉलोइंग एट्रीब्यूट विद देयर एप्रोप्रिएट रिटर्न टाइप। देखिए df डॉट शेप टपल रिटर्न करेगा, तो 1 का मतलब बी ऑप्शन, ये आप अज्यूम करिए 1 2 3 4 और ये है ए, ये बी, ये सी और डी। df डॉट वैल्यू जो है वो नमपाई एरे रिटर्न करेगा, तो 2 का ऑप्शन आएगा सी। थर्ड है df डॉट loc, तो loc डेटा फ्रेम ही रिटर्न करता है, तो थर्ड का तो ए होगा और फोर्थ का ऑटोमेटिकली डी होगा क्योंकि df डॉट साइज इंटीजर रिटर्न करता है। तो 1b 2c 3a 4d इज द करेक्ट वन, सो वी कैन से ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इट इज आस्किंग दैट फॉर गिवन डेटा फ्रेम एबीसी, यहां पर आप देखें ये डेटा फ्रेम है, एबीसी कॉलम्स है, 1 2 3 4 रो इंडेक्स है। तो लेन डीएफ करेंगे तो क्या दिखाएगा, तो लेन मतलब टोटल रोज इंडिविजुअल, 1 2 3 4 रोज हैं तो 4 आएगा। शेप करोगे 0, देखिए यहाँ पे शेप नहीं लिखा है, शेप 0 की है, तो ये भी सिर्फ रो को रिटर्न करेगा। अगर ये 1 होता तो कॉलम रिटर्न करता, तो ये भी 4 डिस्प्ले करेगा। और साइज का मतलब हो गया 4 8 12, तो ये आंसर रिटर्न करेगा 12। तो 4,10 सॉरी 12 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। All right, so the next question is saying that in previous question, if we want to count non-NA value for each column, then what code we can write? देखिए जब आपको काउंटिंग करना होता है किसी कॉलम के लिए, वो भी नॉन NA वैल्यूज, मतलब जो मिसिंग वैल्यूज हैं या जो नल वैल्यूज होती हैं या जो नन वैल्यूज होती हैं, उन्हें काउंट करने के लिए हम पहली बात तो ये कि काउंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और काउंट को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप लिखते हैं df डॉट काउंट, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे ये बोल रहा है कि फॉर ईच कॉलम, तो बाय डिफॉल्ट तो ये कॉलम ही काउंट करता है। तो यदि आप इसमें 0 पास कर देते हैं तो 0 का मतलब x इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, इसका भी मतलब ये कॉलम को ही काउंट करेगा। तो ये सेकंड ऑप्शन भी यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन इट इज सेइंग दैट df डॉट काउंट ब्रैकेट में x इज इक्वल टू इंडेक्स कर दिया, तो इस तरह से भी यदि आप पास करें काउंट मेथड के अंदर एक्सिस को, तो भी ये कॉलम की वैल्यूज को क्या करता है, काउंट करता है। तो इन द सेंस इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। आप चाहे काउंट लिखें, काउंट 0 लिखें या डॉट काउंट x इज इक्वल टू इंडेक्स। अगर आपको रो काउंट करना होता तो आप यहां पे लिख देते x इज इक्वल टू व्हाट कॉलम, या df में काउंट में 0 की जगह 1 कर देते, तो यहां पे कॉलम की जगह हमारा क्वेश्चन हो जाता रो, तब हम उस सिचुएशन में रो काउंटिंग कर सकते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट फॉर गिवन डेटा फ्रेम आइटम राइट कोड टू डिस्प्ले वैल्यूज ऑफ कॉलम आई नेम। दिस इज माई डेटा फ्रेम। यहां पर यह बोलता है कि आपको आई नेम के लिए वैल्यूज डिस्प्ले करनी है, उसके लिए आप कोड क्या लिखेंगे। तो किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज को यदि आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो पहली चीज तो ये कि जो भी डेटा फ्रेम होता है, डॉट लगा के उस कॉलम का आप नाम दे दीजिए, तो आप डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर डीएफ लगा के ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम के नाम को पास कर दीजिए, वो भी एक तरीका हो सकता है। तीसरा, स्लाइसिंग के लिए हम वी कैन यूज व्हाट दिस एलओसी। सो डॉट एलओसी में आप वैल्यू पास कर सकते हैं, इंडेक्स जो यूजर डिफाइंड इंडेक्स होते हैं उनके नेम को पास कर सकते हैं। तो पहले आप कॉमा लगा के रो को मेंशन करते हैं, सेकंड में कॉलम को। तो यहां पर जो कॉलम है सेकंड पार्ट होगा कॉमा के बाद, वो कॉलम्स के लिए रहता है। तो हम एलओसी का भी इस्तेमाल यहां पे कर सकते हैं। बेस्ड ऑन ऑल दीज फंडामेंटल्स वी कैन से दैट अगर आप आइटम डॉट आइटम नेम करेंगे तो ये कॉलम की वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। आइटम के साथ ब्रैकेट में अगर पास करेंगे तो भी डिस्प्ले करेगा। ऑप्शन सी में हमने लिखा आइटम डॉट एलओसी, फिर कोलन लगाया, मतलब रो काउंटिंग तो सभी होगी, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कॉमा लगा के हमने आइटम नेम को सिर्फ मेंशन किया है। तो ये जो एलओसी एट्रीब्यूट है ये भी क्या करेगा, आइटम नेम्स की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको डिस्प्ले कर देगा। सो वी कैन से दैट ऑल आर करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी डेटा फ्रेम के लिए ये बोलता है कि राजू हैज रिटन 3 डिफरेंट कोड टू डिस्प्ले फर्स्ट 3 रोज। आपको ये बताना है कि कौन सा सही काम करेगा। नाउ वी ऑल नो दैट कि हेड जो मेथड होता है, डेटा फ्रेम के साथ जो हेड होता है या सीरीज में जो हम हेड मेथड यूज करते हैं, ये जो टॉप ऑर्डर रोज होती हैं उनको डिस्प्ले करता है। यदि आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये 5 टॉप ऑर्डर रोज को डिस्प्ले करेगा, और अगर आप 3 पास करेंगे तो टॉप 3 रोज को डिस्प्ले करेगा। क्वेश्चन बोलता है फर्स्ट 3 रो को, तो डीएफ डॉट हेड ब्रैकेट में 3 बिल्कुल सही है। लेकिन अगले में इसने बोला है डीएफ डॉट एलओसी, मतलब ये स्लाइस कर रहा है। लेकिन यहां पे देखिए चूंकि फर्स्ट 3 रोज की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि 1:3। आप देखें यहां पे जो इंडेक्स की लेबलिंग है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेकर 3 तक। तो एलओसी लेंगे मतलब जो स्टार्ट हो रहा है, जो एंड वैल्यू वहां तक ये पूरा कंसीडर करेगा। इसका मतलब डीएफ डॉट एलओसी 1:3 को आप एग्जीक्यूट करेंगे,
चूंकि इसके बाद कॉमा के बाद हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया, मतलब ऑल द कॉलम्स वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा, तो ये टॉप 3 रोज को डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट में ये बोलता है df.iloc, फिर ब्रैकेट में बोलता है :3। तो यहां पर देखिए आप 0 से लेकर 3, ILOC एक्चुअली क्या करता है, जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है, मतलब जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो आप देखिए 0, 1, 2 मतलब टॉप 3 रोज हो गई, तो 0 से लेकर 3, तो यहां पर हमने कोलन के बाद 3 डाला, मतलब बाय डिफॉल्ट ये 0 से लेकर 3 तक की बात कर रहे हैं। और जब आप पोजीशन वाइज इंडेक्सिंग लेते हैं, डिफॉल्ट इंडेक्सिंग की बेसिस पे ILOC को यूज करके अगर वैल्यूज या डेटा फ्रेम में स्लाइसिंग करते हैं, तो जो एंड वैल्यू होती है वो हमेशा एक्सक्लूड होती है। इसलिए ये क्या करेगा, टॉप 0, 1, 2 इन 3 रोज को ये भी एग्जीक्यूट कर देगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, अगेन दिस विल बी 1, 2 एंड 3। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट फॉर गिवन डेटा फ्रेम DF राइट कोड टू डिस्प्ले फर्स्ट 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। सो अगेन इट्स क्वाइट सिंपल। अगर आप ILOC का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब 0, 1 और इधर से भी 0, 1 होगा, तो :2 बिल्कुल सही है। ILOC में 0:1 अगर आप करेंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। df.iloc :1 करेंगे, ये भी सही नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से ये जो मेरा डेटा फ्रेम हमने यहाँ पे देखा आइटम वाला, इसी पे बेस्ड है। यहां पर ये बोलता है कि यदि आपको बिस्किट डिस्प्ले करना है, मतलब सिर्फ एक आइटम का नाम डिस्प्ले करना है बिस्किट, तो आप नोटिस करेंगे कि यहां पर इसकी जो लेबल वैल्यू है दैट इज 7, मतलब इंडेक्स जो है 7 है, और कॉलम का नाम जो है iName है, मतलब कॉलम इंडेक्स क्या है वो iName है। इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए IAT भी ले सकते हैं, और AT मतलब .AT एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये कि df.at करके 7th पोजीशन और नेम, जैसे मैंने आपको बताया, ये एग्जीक्यूट करेंगे तो ये तो वैल्यू डिस्प्ले करेगा ही करेगा। इसके अलावा IAT में अगर आप डिफॉल्ट इसकी जो पोजीशनिंग होती है, मतलब जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होगी 7 है, अगर आप काउंट करें 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये 6th पोजीशन है। और यहां से अगर आप इसको आइटम नेम को देखें तो दिस विल बी 0 एंड 1, तो 6, 1। इसका मतलब अगर आप IAT 6, 2 करें, इट शुड बी 1 एक्चुअली, सो ये मिस्टेक हो गई, तो ये भी आपकी वैल्यूज को क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। एंड इसके अलावा जो एक और तरीका है किसी पर्टिकुलर वैल्यू को निकालने का, दैट इज कि डेटा फ्रेम डॉट आप कॉलम का नाम दे दीजिए, और उसके बाद उसके ब्रैकेट में जो है रो की जो लेबल है उसको आप पास कर दीजिए, तो भी आप वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों तरीके से यहां पर भी हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका भी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट कैन वी राइट df.loc 7, name टू डिस्प्ले बिस्किट आस्क्ड इन क्वेश्चन 850। तो यस, हम ये भी कर सकते हैं। यदि आप 7th नंबर रो, चूंकि ये लेबल्ड इंडेक्सिंग हुई है इसलिए 7 जो है लास्ट रो का नंबर है, और नेम ऑब्वियसली कॉलम है, तो आप इसे भी अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर वुड बी यस। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इट इज आस्किंग दैट फॉर गिवन डेटा फ्रेम क्लब, ये फिर से हमारे पास एक डेटा फ्रेम है। इट इज आस्किंग दैट व्हाट विल हैपन इफ यू एग्जीक्यूट फॉलोइंग कोड, क्लब फीस इक्वल टू 7,000, 8, 2,400, 1,200, 1,400। तो अगर आप नोटिस करें तो आप देखें कि इस डेटा फ्रेम क्लब में फीस नाम का कोई भी कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो होगा क्या कि जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेटा फ्रेम में फीस नाम का कॉलम ऐड हो जाएगा और ये वैल्यूज उसके साथ प्रॉपरली प्लेस हो जाएंगी। इसका मतलब ये क्या करेगा, विल एग्जीक्यूट सक्सेसफुली एंड ऐड ए न्यू कॉलम फी विथ द वैल्यू। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। Now the next question is saying that for given data frame club, which of the following code one can write to update or add column fees? So again fees कॉलम की वैल्यू को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो ये जो पहला ऑप्शन लिखा है क्लब डॉट एट फिर कोलन लगा के फीस, ये भी सही है। क्लब डॉट एलओसी में भी कोलन लगा के फीस डाल के भी आप वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से वैल्यूज को अपडेट किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज सेइंग दैट while adding row in data frame, make sure sequence containing values for different column has values for all the columns, otherwise Python will raise value error। तो इसका मतलब ये है कि जैसे यहां पर आप देखें कि हम फीस को ऐड कर रहे हैं तो टोटल हम यहां पे कितनी रोज ले रहे हैं, 5 रोज। लेट सपोज कि आपके टेबल में यहां पर 5 रोज ही हैं और आपने यहां पर एक एक्स्ट्रा वैल्यू डाल दिया 1600, तो अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो सिस्टम क्या कर देगा, एक वैल्यू एरर जनरेट कर देगा। दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन नंबर 854 का पहला ऑप्शन इज सेइंग। तो ये बिल्कुल ट्रू है। दूसरा, वी कैन यूज एट एलओसी एंड आई एलओसी टू एड और मॉडिफाई ए न्यू रो इन ए डेटा फ्रेम। तो ये फॉल्स है क्योंकि आई एलओसी के थ्रू आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो।
सबसेट जनरेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मॉडिफाई करना है, चाहे वो रो हो या कॉलम हो, तो उसके लिए एट या एलओसी का ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन सी 1 ट्रू 2 फॉल्स जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर गिवन डेटा फ्रेम क्लब इन अगेन क्वेश्चन नंबर 852 यू हैव आस्क्ड टू डिलीट फीस कॉलम। नाउ व्हाट कोड यू वुड राइट टू डू सो। तो देखिए, जब आपको पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है तो उसके लिए आप डेल मेथड का तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके अंदर आप जब कोड लिखेंगे तो मेरे डेटा फ्रेम का नाम क्लब है। आप देखें जो क्वेश्चन नंबर 852 है, डेटा फ्रेम मेरा क्लब है, और इसमें ये जो कॉलम का नाम इसने बोला जो डिलीट करना है, दैट इज योर फीस। तो आप क्या करेंगे, क्लब और उसके ब्रैकेट में फीस को इस तरह से लिखेंगे। तो ये जो ऑप्शन बी दिख रहा है दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो जब आप इसे एग्जीक्यूट कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका फीस जो है कॉलम डिलीट हो जाएगा डेटा फ्रेम से। अगला हमारा क्वेश्चन है दैट सुप्रिया ऑल्सो ट्राइड टू एग्जीक्यूट फॉलोइंग कोड टू डिलीट फी कॉलम फ्रॉम क्लब डेटा फ्रेम दैट हैव आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 855, सजेस्ट वेदर इट विल रन सक्सेसफुली और नॉट। अब दूसरा एक मेथड इसमें सुप्रिया ने बोला कि भाई आप डेल तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल करो और उसके अंदर जिस कॉलम को डिलीट करना उसको पास कर दो, और चूंकि हम कॉलम पास कर रहे हैं इसलिए यदि आप एक्सेस इक्वल टू 1 कर दोगे, इसका मतलब ये कॉलम को डिलीट करने की बात कर रहा है। तो इसे भी एग्जीक्यूट करोगे तो इसका मतलब जो हमारा फी कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा, सक्सेसफुली ये कोड एग्जीक्यूट होगा। बाय डिफॉल्ट अगर आप एक्सिस को पास नहीं करते और ये ब्रैकेट को यहां पे क्लोज कर देते तब ये एरर शो कर देता, क्योंकि ड्रॉप मेथड जो होता है बाय डिफॉल्ट रो को क्या करता है, डिलीट करता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट संदेश हैज रिटन फॉलोइंग कोड टू क्रिएट डेटा फ्रेम विद बुलियन इंडेक्स। अब यहां पर इसने क्या किया कि बुलियन इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करके डेटा फ्रेम में इंडेक्स वैल्यू पास की। यहां पे उसने ट्रू फॉल्स ट्रू को स्मॉल लेटर में लिख दिया है। अब होगा क्या कि आइडियली जब आप बुलियन इंडेक्सिंग करना चाहते हैं डेटा फ्रेम के लिए तो ट्रू का पहला टी कैपिटल होगा, फॉल्स का एफ क्या होगा वो भी कैपिटल होना चाहिए। इस फंडामेंटल की बेसिस में हम कह सकते हैं कि यदि आप ऑप्शन बी को एग्जीक्यूट करेंगे, जहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, ब्रैकेट में पहले हमने 1 2 3 वैल्यू पास कर दी और इंडेक्स में फिर हमने इस तरह से वैल्यूज को पास कर दिया। इसका मतलब अब ये जो कोड है ये सक्सेसफुली क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट df डॉट iloc 3:6:2 विल डिस्प्ले व्हाट। नाउ सी 3:c, यहां पे iloc का मतलब है कि स्टार्ट तो 3 से करेगा लेकिन 6 नंबर को एक्सक्लूड करेगा। तो 3rd 3 4 5 इंडेक्स नंबर, आप देखिए 0 1 2 से इंडेक्सिंग शुरू होती है डिफॉल्ट। तो 3 का मतलब ये 4th एलिमेंट से लेकर 6th एलिमेंट तक की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, तो 4 to 6th, लेकिन साथ ही साथ ये फर्स्ट 2 रोज को डिस्प्ले करेगा 0 1 को। तो वी कैन से इट विल डिस्प्ले, ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई, इट शुड बी एक्चुअली फर्स्ट 2 कॉलम, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पे आप देखें कि ये एक एनाटॉमी आपको दिख रही है डेटा फ्रेम के। तो यहां पे जो नंबर्ड सर्कल है उनके लिए हमको वैल्यू बताना है। तो आप देखिए दीज आर कॉल्ड कॉलम्स, ये हमारा जो है रोज है और ये क्या है, मेरी मिसिंग वैल्यू है। सो कॉलम का मतलब ये हुआ एक्सिस जो है इसकी वो 1 होगी, रो के लिए एक्सिस 0 होगी और ये मिसिंग वैल्यू होगी। सो वी कैन से दैट फर्स्ट इज एक्सिस 0, सेकेंड इज एक्सिस 1, थर्ड इज व्हाट योर मिसिंग वैल्यू। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Now the next question is asking that which of the following is not true. A data frame can be compared with spreadsheet, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि दोनों 2 डायमेंशनल होती हैं। अगला क्वेश्चन है डेटा फ्रेम कैन बी रीशेप्ड, बिल्कुल आप डेटा फ्रेम की वैल्यूज को तो चेंज करते हैं, साथ में उसके साइज को भी आप चेंज कर सकते हैं। रीशेपिंग का मतलब होता है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ रोज को चेंज करना, मतलब ऑब्वियसली उसके साइज को चेंज करना। डेटा फ्रेम कैन नॉट बी क्रिएटेड यूजिंग CSV डेटा, ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि डेटा फ्रेम हम CSV डेटा की बेसिस पे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट टू वर्क विद डेटा फ्रेम पैंडास लाइब्रेरी शुड बी इंपोर्टेड। तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही बात है, अगर आपको डेटा फ्रेम के साथ वर्क करना है तो विदाउट पैंडा लाइब्रेरी तो आपका वर्क कर ही नहीं सकते, बिकॉज दीज ऑल आर पार्ट ऑफ दिस पैंडास लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट सुरेश हैज रिटन फॉलोइंग कोड टू रीनेम टू कॉलम A, B to M, N of data frame as given but not getting desired result, help him out in selecting correct statement। अब आपको जो है डेटा फ्रेम के कॉलम A और B को रीनेम करना है, तो आपने लिखा df डॉट रीनेम ब्रैकेट में इंडेक्स इक्वल टू M, N। तो ये क्या है, यहां पर गलत है क्योंकि आइडियली जब भी आप रीनेम करते हैं तो आप डिक्शनरी यूज करते हैं जहां पर ओल्ड की इक्वल टू न्यू की आपको बताना पड़ता है, इन द सेंस ओल्ड इंडेक्स इक्वल टू न्यू इंडेक्स। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिक्शनरी जहां पे आप देखें जैसे ऑप्शन नंबर सी, इंडेक्स इक्वल टू डिक्शनरी,
पुराना a को कोलन करके उसकी वैल्यू हमने m कर दी, पुराने b को n से रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब दिस इज द करेक्ट वन। तो रीनेम करने के लिए ध्यान रखें डिक्शनरी यूज होती है, ओल्ड की कोलन न्यू की आपको लिखना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पर इट इज सेइंग दैट बुलियन इंडेक्सिंग फॉर डेटा फ्रेम इज यूजफुल व्हेन डेटा फ्रेम नीड टू बी डिवाइडेड इन टू सबसेट टू वर्क अपॉन। ये बिल्कुल सही बात है। बुलियन इंडेक्सिंग में केवल ट्रू और फॉल्स होता है, तो मतलब आप दो पार्ट में अपने डेटा फ्रेम को डिवाइड कर सकते हैं, इन द सेंस दो सबसेट में डिवाइड कर सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट टू डिस्प्ले रो वाइज सबसेट ऑफ डेटा फ्रेम डैश इज यूज्ड एंड कॉलम वाइज सबसेट कैन बी डिस्प्लेड यूजिंग व्हाट। तो रो वाइज के लिए हम यूज करते हैं आइटर रोज और कॉलम वाइज के लिए हम यूज करते हैं आइटर आइटम। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट फॉर एडिंग वैल्यूज ऑफ टू डेटा फ्रेम्स डैश मेथड कैन बी अप्लाइड। तो टू डेटा फ्रेम्स को यदि आपको ऐड करना है तो ऐड और आर ऐड दोनों मेथड को हम यूज कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट द डैश इज यूज टू स्किप NaN वैल्यूज। तो इसके लिए स्किप Na पैरामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामीटर ऑफ अपेंड मेथड यूज टू मर्ज टू डेटा फ्रेम्स। सो हियर द ऑप्शन इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स इज द पैरामीटर विच इज एक्चुअली नॉट द पार्ट ऑफ दिस अपेंड। Access, sort and verify integrity all can be used with this append method. Now the next question is saying that in Boolean indexing we can filter data. Obviously in two ways we can filter in Boolean indexes, either true part or you can say what the false part. Let's move to the next question here. It is asking that to merge two data frames df1 and df2 with no duplicate row labels, which command should be executed? So यहाँ पर append method का जो verify integrity का पैरामीटर होता है ये एक्चुअली चेक करता है कि यदि रो लेबल्स डुप्लीकेट होते हैं ड्यूरिंग ज्वाइनिंग और अगर आप इसे ट्रू सेट कर देंगे तो ये एरर रेज कर देगा। तो ऑप्शन सी में df1 डॉट अपेंड इन ब्रैकेट df2 जो df1 के साथ मर्ज होगा, वेरीफाई इंटीग्रिटी को हमने ट्रू सेट कर दिया, मतलब ये दोनों कॉलम डेटा फ्रेम तभी आपस में मर्ज होंगे जब इसमें डुप्लीकेट रो लेबल्स ना हो। अगर डुप्लीकेट रो लेबल आएगा तो ये कोड एरर प्रोड्यूस करेगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी फॉर दिस। तो ओवरऑल ये थे सारे क्वेश्चंस हमारे डेटा फ्रेम से रिलेटेड। एंड एज आई सेड यदि आपको डेटा फ्रेम से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस चाहिए तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in के एमसीक्यू सेक्शन में जाइए, वहां पर डेटा फ्रेम आईपी क्लास 12 में मिल जाएगा। लिंक पूरा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इससे रिलेटेड वीडियो के आई बटन में लिंक आपको डिस्प्ले हो रही होगी, वहां से आप डेटा फ्रेम के 100 और क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। और अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर विजिट करें, वहां पे सबके लिंक मिली हुई है अगर आपको और अच्छे से तैयारी करनी हो। अब हम डिस्कस करना शुरू करेंगे प्लॉटिंग विद पाइप प्लॉट, विच इज अगेन द पार्ट ऑफ पाइथन पांडास 1। तो आइए एक एक करके इनके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट पाइथन पैकेज यूज्ड इन फॉर 2D ग्राफिक्स। ऑब्वियसली सो द matplotlib.pyplot इज द लाइब्रेरी या पैकेज जिसका हम इस्तेमाल करते हैं 2D ग्राफिक्स के लिए। एक बात और ध्यान रखेंगे कि pyplot या अगर हम बोलें matplotlib जो है किस तरह के ग्राफिक्स के लिए यूज होता है, तो ध्यान रखेंगे 2D ग्राफिक्स के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा बेस्ड ऑन 5 नंबर समरी। 5 नंबर समरी की बेसिस पे डेटा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बॉक्स प्लॉट का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है करेक्ट वे टू इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब इन कोडिंग इज कॉल्ड व्हाट। सो ऑब्वियसली यदि आप मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक्चुअली जो पाइप्लॉट इंटरफेस होता है वो मैटप्लॉटलिब के कॉल करना होता है, और इसके लिए आप लिखते हैं पहले इंपोर्ट फिर matplotlib.pyplot एज यू कैन से व्हाट plt जो कि उसका ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। सो वी कैन से ऑप्शन बी इज करेक्ट वे। Now the next question is asking select the correct statement to create a histogram of step type with 20 bins. In the sense step type का histogram बनाना है और जो interval होगा वो 20 का होना चाहिए। So it means plt.hist और ये जो bins होता है ये इसका जो पैरामीटर होता है that itself is known as what bins। कई जगह गलती से हम लोग bin लिख देते हैं, it is not acceptable। एंड हिस्ट टाइप जो होगा वो ऑब्वियसली हमारा स्टेप होगा। तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन ए यू कैन सी plt.hist ब्रैकेट में हमने वैल्यू पास कर दी, रेंज पास कर दी x, बिन्स इक्वल टू 20, हिस्ट टाइप इक्वल टू स्टेप पास कर दिया, इज द करेक्ट वन जो ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। अगला क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेक इट इजी टू कंपेयर टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सेम सेट ऑफ एक्सिस।
तो यदि एक से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं और एक ही एक्सिस पे उनको यदि आप आपस में कंपेयर करना चाहते हैं, फॉर दैट वी कैन यूज व्हाट दिस बार चार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट मैच द कॉलम्स। देखिए प्लॉट मेथड है, लाइन चार्ट के लिए इस्तेमाल होता है। बार जो होता है वो कॉलम चार्ट के लिए होता है। बार एच हॉरिजॉन्टल मतलब बार चार्ट के लिए होगा। हिस्ट जो होता है वो हिस्टोग्राम के लिए रहता है। इट मींस 1 का सी होगा, 2 का ए होगा, 3 का बी होगा, 4 का क्या होगा, सी होगा। बेस्ड ऑन दिस वी कैन से 1 का डी होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड इनवैलिड मैच। लाइन चार्ट ऑब्वियसली टाइम फ्रेम या टाइम टू टाइम डेटा में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए होता है। बार चार्ट जो होता है डेटा कंपेयर करने के लिए होता है। हिस्टोग्राम जो होता है वो 5 नंबर समरी के लिए नहीं होता है। ये इट्स अ काइंड ऑफ बार चार्ट जो कि डिस्क्रीट वैल्यूज को प्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है वो गलत ऑप्शन है। 5 नंबर समरी के लिए हम लोग बॉक्स प्लॉट का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। स्कैटर चार्ट जो होता है वो डेटा ट्रेंड को डिस्प्ले करता है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में जो इनवैलिड मैच है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। The next question is asking which of the following is not a valid parameter used in histogram। तो बिन्स होता है, क्यूमुलेटिव भी होता है, हिस्ट टाइप भी होता है, ओरिएंटेशन भी होता है। लेकिन आप ध्यान देखेंगे जो बिन है ये एक्चुअली बिन्स होता है। सो वी कैन से ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ए जो है इज नॉट ए वैलिड पैरामीटर यूज्ड इन हिस्टोग्राम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट इज सेइंग दैट डैश इज यूज्ड टू कंपेयर मल्टीपल डेटा सीरीज इन ए सिंगल टाइम सीरीज। तो लाइन चार्ट में एक ही चार्ट में आप अलग अलग सीरीज को दिखा सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एनालाइज डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ डेटा। तो एज आई सेड हिस्टोग्राम जो होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ डेटा को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां पर कुछ मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर सेवफिग। देखिए जब आप लाइन चार्ट या कोई भी चार्ट ड्रॉ करते हैं यूजिंग पाईप्लॉट पाइथन में, सो जब आप उस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो चार्ट क्रिएट होकर रेडी होता है, अगर आप उसे सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं दैट इज योर सेव फिग। और सेव फिग के द्वारा जो चार्ट है उसको जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ के फॉर्म में आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आप स्टोर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग पाईप्लॉट इज व्हाट बेसिकली। तो पाईप्लॉट जो होता है वो एक इंटरफेस होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कोड टू प्लॉट लाइन चार्ट विथ डॉटेड लाइन स्टाइल। यहां पे बोल रहा है लाइन स्टाइल डॉटेड होना चाहिए। तो भाई पीएलटी डॉट प्लॉट जो है वो तो लाइन चार्ट के लिए हो गया, तो ये तीनों में बिल्कुल ठीक है। एक्स और वाई आप पास कर दीजिए, बिल्कुल सही है। पीएलटी डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू डॉटेड लिखा है यहां पर, जो कि आई गेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स वाई कॉमा करके लाइन स्टाइल इक्वल टू डॉटेड डाल दीजिए और उसके बाद पीएलटी डॉट शो कर दीजिए, ये बिल्कुल चल जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन ए और बी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट। हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट के लिए हम वर्टिकल पैरामीटर को फॉल्स सेट कर देते हैं। सो व्हेन यू राइट पीएलटी डॉट बॉक्स एंड इनसाइड द ब्रैकेट डेटा जो भी पास करना है कॉमा लगा के वर्ट इक्वल टू फॉल्स, तो ये क्या करेगा आपका हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट कर देगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज आस्किंग दैट बॉक्स प्लॉट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल 5 summary of given data set. So we can say 5 numbers. The next question is saying that which shape of marker will be printed in the scatter chart made using following code. Scatter chart. All right. तो यहां पर ये जो मार्कर D है, D रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली किसको, डायमंड को। तो यहां पर जो डॉट्स बनेंगे स्कैटर में वो डायमंड के शेप के बनेंगे जब आप मार्कर इक्वल टू D कर देंगे। सो इट विल बी लाइक जैसे आप देखते हैं ऐसे राउंड बनता है, लेकिन ये थोड़ा सा डायमंड शेप में सारे डॉट्स बनते चले जाएंगे। तो मेरे को थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रही है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये जो है सिंबल किसका है, ऑब्वियसली ये बॉक्स प्लॉट है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इट इज आस्किंग दैट सुरेन वांट टू plot a bar chart for the student of his class of different section who have opted for different subjects. Complete the code to perform following operations. अब क्या है, ये देखिए इंपोर्ट कर लिया, एक स्टूडेंट की लिस्ट है और एक सब्जेक्ट की लिस्ट है। अब इसकी बेसिस पे क्या करना है, हमको लाइन चार्ट ड्रॉ करना है। तो आप क्या करेंगे, पीएलटी डॉट प्लॉट, लाइन चार्ट के लिए प्लॉट मेथड इस्तेमाल होगा। तो पहला तो होगा पीएलटी डॉट प्लॉट, और चूंकि हमें जो डायग्राम रेडी करना है इट शुड बी कि जो सब्जेक्ट्स होंगे वो पहले हमारे नीचे आएंगे और जो वैल्यूज होंगी वो वर्टिकल में होंगी। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन से कि पीएलटी डॉट प्लॉट, देन सब्जेक्ट पहले आएगा और स्टूडेंट का वैल्यू जो है वो बाद में आएगा। सो ये वाला लाइन तो डिस्प्ले करेंगे हम लाइन चार्ट के लिए,
और इसके बाद में ये बोलता है कि हेडिंग जो होगा, हेडिंग का मतलब हो गया टाइटल, सेक्शन वाइज स्टूडेंट होना चाहिए, तो सेकंड में आ जाएगा plt.title, ब्रैकेट में हम पास कर देंगे सेक्शन वाइज स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे इन्वर्टेड मिस हो गया है, उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसी क्वेश्चन में इट इज सेइंग दैट कि यदि आपको टाइटल डालना है एज सब्जेक्ट कैटेगरी के लिए, इट इज सेइंग दैट कैटेगरी टाइटल शुड बी सब्जेक्ट, तो इसके लिए कैटेगरी एक्सिस का मतलब हो गया एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की लेबलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं plt.xlabel, और उसके जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर हम सब्जेक्ट को पास करेंगे, सो वी कैन से ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट राइट ए कोड टू प्लॉट टू डिस्प्ले द टोटल रन्स स्कोर्ड बाय इंडिया इन ए मैच एज शोन इन द फिगर। अब देखिए दो लिस्ट है, एक रन की और एक ओवर की, इसकी बेसिस पे हमको ये चार्ट रेडी करना है, तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से पहली चीज तो ये कि बार चार्ट रेडी करना है। एक्स एक्सिस में आप देखें हमने ओवर्स को लिया हुआ है और वाई एक्सिस में हमने रन्स को लिया हुआ है, तो इसका मतलब plt.bar ओवर कॉमा रन्स होगा, एक्स में ओवर आएगा, वाई में रन्स आएगा। इसके बाद जो है तमाम देखिए टाइटल हमने स्कोर्ड बाय किया है, एक्स लेवल और वाई लेवल में हमने ये लिखा हुआ है, देखिए एक्स लेवल में ओवर्स लिखा हुआ है, वाई लेवल में रन्स लिखा हुआ है, और टाइटल जो है दैट इज रन स्कोर्ड बाय इंडिया। तो ये एग्जांपल मैंने एक्चुअली इसलिए लिया जहां से आप समझ पाए कि हमने बार चार्ट कैसे रेडी किया, टाइटल हम कैसे ले रहे हैं, एक्स लेवल वाई लेवल कैसे ले रहे हैं, और फाइनली शो के द्वारा हम इसको डिस्प्ले करते हैं। सो ऑल दीज क्वेश्चन वर रिलेटेड विद प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट। यदि आप भी क्यूट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने CSN IP को अपना डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है और आप इसके लिए सिलेबस, MCQs, मॉक टेस्ट एंड नोट्स को सर्च कर रहे हैं, तो ये सभी मटेरियल आपको एक साथ एक ही वेबसाइट दैट इज www.techtipnow.in पर अवेलेबल हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और हाँ, मैंने क्यूट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की 1000 MCQ की ई बुक को भी रिसेंटली पब्लिश कर दिया है। इसे आप 179 रुपीज पे करके परचेस करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए वापस से आपको मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे आना होगा और वहां से इसे डाउनलोड करना होगा। मैं एक बार आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। आप सबसे पहले यहां पर टाइप करें techtipnow.in। जैसे ही आप techtipnow.in को ओपन करेंगे, इसका जो फ्रंट पेज है या होम पेज है, इसमें ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको डाउनलोड ई बुक का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टामोजो के स्टोर पे। यहां से जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से सेफ है। जैसे ही आप इसे परचेस करेंगे, ये आपके ईमेल एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगी। इसके अलावा मैं बात कर रहा था, यदि आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो भी आप मेरे techtipnow.in के होम पेज पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सिलेबस, MCQ, मॉक टेस्ट और नोट्स की लिंक मिल जाएगी, जिसे क्लिक करके आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं उस रिस्पेक्टिव टॉपिक्स पे। और साथ ही साथ इस वेबसाइट के टॉप में मेन्यू में भी मैंने क्यूट का एक सेपरेट मेन्यू बनाया हुआ है, वहां से जाकर भी आप डिफरेंट लिंक्स पे क्लिक करके रिस्पेक्टिव टॉपिक को और मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं डेटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL से रिलेटेड MCQs को, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस क्यूट की प्रिपरेशन के लिए। द क्वेश्चन नंबर 890 इज सेइंग दैट इफ कॉलम रेट ऑफ टेबल आइटम कंटेंट्स डेटा 10, 40, 10, null 20, then what will be the output after executing following is SQL query। मतलब ये है कि आइटम टेबल है, उसका जो रेट कॉलम है उसमें ये वैल्यूज हैं। अगर आप इन तीन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे तो उनका आंसर कैसा आएगा। पहली जो क्वेरी है, इट इज सेइंग दैट सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट रेट फ्रॉम आइटम, दूसरा है सेलेक्ट काउंट रेट फ्रॉम आइटम, और तीसरे में है सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम आइटम। तो काउंट का मतलब तो जितने भी आइटम्स है उसको काउंट करना, लेकिन चूंकि यहां पर ये डिस्टिंक्ट लगा दिया है, मतलब ये क्या करेगा, जो रिपीटेड वैल्यूज हैं उनको ये काउंट नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब काउंट डिस्टिंक्ट रेट कर देंगे तो ये इसको काउंट करेगा, इसको करेगा, नल को भी इग्नोर करेगा, क्योंकि काउंट जो होता है स्पेसिफिकली अगर आपने किसी कॉलम को डाला उसके अंदर तो वो नल को इग्नोर करता है। तो आपका ये जो 10 है और ये नल है ये इग्नोर हो जाएगा, और 20 इसका मतलब इसका जो वैल्यू रिटर्न होगा दैट इज योर 3। द सेकेंड इज सेइंग सेलेक्ट काउंट रेट फ्रॉम आइटम, तो चूंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में ये 10, 40, 10 को काउंट करेगा और 20 को करेगा, नल को ये इग्नोर करेगा, तो इसका जो वैल्यू रिटर्न होगा दैट विल बी 4। एंड इसके बाद सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम आइटम अगर आप करेंगे तो वो सारे ही वैल्यूज को काउंट करेगा। इट मींस ये 5 इसका रिटर्न करेगा, बिकॉज काउंट स्टार एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ रोज जो किसी गिवन टेबल में होते हैं उसको रिटर्न करता है। अब चाहे उसमें नल हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो इन द सेंस वी कैन से द फाइनल आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 891. It is saying that write SQL command to display total number of characters in a string field employee name of employee. Total number of characters in a string field employee name. तो जाहिर सी बात है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर का मतलब टेक्स्ट फंक्शन होता है लेंथ, जिसका प्रयोग करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सेलेक्ट लेंथ और ब्रैकेट में एम्प्लॉई नेम फ्रॉम एम्प्लॉई. सो ये तो हो गया इसका ऑप्शन. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. यहां पर ये बोल रहा है राइट एसक्यूएल कमांड टू राउंड द नंबर 419.6892 टू 2 डेसिमल प्लेसेस. मतलब इसको अगर राउंड करना है तो पहली चीज तो ये कि आप राउंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे. अब राउंड के अंदर आपने इस वैल्यू को डाला, कॉमा लगा के कितने डेसिमल प्लेसेस से आपको राउंड करना है उतने नंबर ऑफ डिजिट्स को आप यहां पे प्लेस करते हैं. चूंकि 2 नंबर से करना है इसलिए कॉमा लगा के आप 2 करेंगे. इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो यहां पर करेक्ट होगा. एक बात ध्यान में रखें कि अगर ये राउंड करें और इसके अंदर अगर आप वैल्यू डालें और उसके बाद इसको क्लोज कर दें तो ये पूरा इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देगा, या फिर कॉमा लगा के 0 डालेंगे तो भी ये होल नंबर में कन्वर्ट करेगा. लेकिन अगर जैसे ये 416892 है और हमने यहां पे कॉमा लगा के -2 कर दिया तो ऐसी सिचुएशन में ये 419 को इसके नियरेस्ट 100 के पास रिड्यूस करेगा. बिकॉज -1 का मतलब नियरेस्ट 10, -2 का मतलब नियरेस्ट 100 हो जाता है. तब इसका जो आंसर आता है दैट विल बी 400. तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हियर इट इज सेइंग दैट राइट एसक्यूएल कमांड टू रिटर्न द लास्ट 3 कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टेक टिप नाउ. लास्ट 3 कैरेक्टर का मतलब हमारे पास एक टेक्स्ट फंक्शन होता है जिसको हम जानते हैं राइट के नाम से. इसके अंदर आप स्ट्रिंग को पास कर दो, कॉमा लगा के नंबर ऑफ कैरेक्टर डाल दो तो राइट साइड से उतने कैरेक्टर को ये निकाल देगा. इसका मतलब यहां पर जो सेलेक्ट राइट टेक टिप नाउ कॉमा 3 है वो तो बिल्कुल सही है. लेकिन मजेदार बात यह है कि यहाँ पे सब स्ट्रिंग लगाया हुआ है. सब स्ट्रिंग मेथड जो रहता है वो किसी भी गिवन स्ट्रिंग के सबसेट को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है. और इसका जो सिंटेक्स होता है जब भी आप सब एसटीआर लगाते हैं तो सब एसटीआर उसके बाद स्ट्रिंग पास करते हैं, उसके बाद स्टार्टिंग वैल्यू जो होता है वो देते हैं, प्लस टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको कितने डिस्प्ले करने हैं वो आपको यहां पे बताना पड़ता है. अगर आप इसको डिस्प्ले नहीं करेंगे तो ये स्टार्ट करेगा और सीधे लास्ट तक के स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करता है. तो उस बेसिस पे अगर आप यहां पे सेलेक्ट सब एसटीआर टेक टिप नाउ कॉमा 8 कर दोगे तो 8th पोजीशन में नाउ आ रहा है, एन आ रहा है, उसके बाद ये सारे ही स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा. इसका मतलब ये भी लास्ट के 3 कैरेक्टर को रिटर्न करेगा. और मिड भी जो है सेम वही काम करता है जो सब एसटीआर करता है. इसका मतलब ये भी लास्ट के 3 कैरेक्टर को डिस्प्ले करेगा. इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा विल बी ऑल एफ द अबव. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. यहां पर यह बोलता है राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले 2 कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 6th पोजीशन फ्रॉम द स्ट्रिंग टेक टिप नाउ. तो 2 कैरेक्टर डिस्प्ले करना है 6th पोजीशन से. तो अभी मैंने आपको बताया सब एसटीआर लेंगे, टेक टिप नाउ को प्लस करेंगे. कौन से कैरेक्टर से हमको स्टार्ट करना है 6th पोजीशन से, तो पहले हमारी पोजीशन आएगी, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. इसका मतलब ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा. अगला क्वेश्चन है फॉर गिवन टेबल एम्प्लॉई दैट कॉन्टेंट्स फॉलोइंग डेटा. ये हमारा एम्प्लॉई टेबल है. अब इसके आधार पे ये नीचे क्वेश्चन बोलता है कि राइट एसक्यूएल टू डिस्प्ले पोस्ट इन कैपिटल लेटर्स. मतलब ये जो पोस्ट है इसको कैपिटल लेटर में डिस्प्ले करना है. तो सेलेक्ट अपर पोस्ट बिल्कुल सही है, सेलेक्ट यू केस भी बिल्कुल सही है. अपर और यू केस दोनों ही टेक्स्ट फंक्शन होते हैं जिनका काम होता है इसके अंदर जो भी वैल्यू या स्ट्रिंग या फील्ड को पास करोगे उसकी वैल्यू को कैपिटल लेटर में डिस्प्ले करना. तो करेक्ट आंसर होगा बोथ. आगे बढ़ते हैं. It is asking now that write SQL command to display minimum and maximum salary of employee. तो मिनिमम और मैक्सिमम देखिए जब आप एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं एक से ज्यादा एक साथ तो उसको हमको कॉमा लगा के लिखना पड़ता है. जैसे सेलेक्ट किया, मीन किया, यहां पर आपने फील्ड का नाम दे दिया, ये फील्ड हो गया, कॉमा लगा के फिर आप देंगे मैक्स और इसके अंदर फिर फील्ड लगा देंगे जो भी पास करना है. देन उसके बाद जो भी टेबल का नाम है लाइक फ्रॉम टेबल. बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट select minimum salary comma max salary from employee. That is option number B is correct. Let's move to the next question now. What will be the order of data being sorted after execution of given SQL query? Select star from employee order by e-name. तो जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा, जितने भी आइटम्स हैं उनको ई नेम के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा. अगर आप यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं ऑर्डर बाय के साथ जो फील्ड आप यहां पे एसोसिएट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में ही दिखाता है, हम सब जानते हैं. इसलिए यहां पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा. अगर हम यहां पे DESC लिख देते तब ये डिसेंडिंग दिखाता. अगर आप केवल ASC लिख देते तो भी असेंडिंग दिखाता.
तो करेक्ट आंसर इसका होगा बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही दिखाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन। सो काउंट, मैक्स, एवरेज ये तीनों ही एग्रीगेट होते हैं, लेकिन राउंड जो होता है ये यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ये एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता, ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल फंक्शन या मैथमेटिकल फंक्शन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर ये बोलता है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस, सेलेक्ट मॉड ब्रैकेट में राउंड कॉमा 13.9 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज देन कॉमा 3। तो पहले ये बोल रहा है कि 13.9 को राउंड कर दो, चूंकि यहाँ पे 0 है तो ये होल नंबर 14 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये मॉड आएगा तो 14 को ये बोल रहा है 3 से डिवाइड करो, तो जो रिमाइंडर बचेगा 2 वो इसका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर ये बोलता है नव्या हैज गिवन द फॉलोइंग कमांड टू ऑब्टेन एवरेज बैलेंस ऑफ ईच सिटी, सेलेक्ट एवरेज बैलेंस फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ग्रुप बाई सिटी इसने कर दिया। अब उसमें क्या हो रहा है, इसको करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है। कारण क्या है कि जब आप ग्रुप बाई लगाते हैं तो वेयर क्लॉज का तो यहां पे कोई काम ही नहीं है। आप लिखेंगे सेलेक्ट एवरेज ऑफ जो भी बैलेंस है फ्रॉम माई टेबल नेम, देन उसके बाद डायरेक्ट आप बोलेंगे ग्रुप बाई सिटी। सो द करेक्ट आंसर वुड बी सेलेक्ट एवरेज बैलेंस फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाई सिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है राइट एसक्यूएल फंक्शन टू गेट 6 का पावर 3। तो एसक्यूएल जो है आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है POW के नाम से, जिसके ब्रैकेट में जाके आप लिख दीजिए 6,3। तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये पावर 6 का पावर 3 जो भी आंसर आएगा वो रिटर्न कर देगा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेलेक्ट पावर ब्रैकेट में 6,3। देखिए ध्यान रखें कि पहला आर्ग्यूमेंट जो होगा वो हमेशा बेस होगा, दूसरा जो आर्ग्यूमेंट होता है दैट इज ऑलवेज एक्सपोनेंट वैल्यू। इस बात को आपको ध्यान पे रखते हुए आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ इट इज सेइंग मंथ नेम इज एन एग्जांपल ऑफ। तो हम सब जानते हैं मंथ नेम एक डेट फंक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक बात ध्यान रखिए, मंथ नेम हुआ, मंथ फंक्शन हुआ, डेट हुआ, या कर डेट हुआ, या डेट फंक्शन हुआ मतलब डे फंक्शन हुआ, या केवल मंथ फंक्शन हुआ, ये सारे ही क्या होते हैं, हमारे डेट फंक्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द स्ट्रिंग इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस एंड राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ एक्ट। तो पोजीशन फाइंड आउट करना है किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग का गिवन स्ट्रिंग में, तो इसके लिए जो फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड INSTR। इसमें पहले आप स्ट्रिंग पास कर देते हैं, कॉमा लगा के जो सब स्ट्रिंग है उसको फिर आपको पास करना होता है। तो जो भी इस सब स्ट्रिंग का पहला ऑकरेंस होगा इस स्ट्रिंग में, उसका जो इंडेक्स नंबर है वो रिटर्न कर देगा। इसका मतलब यहां पर INSTR वाला जो मेथड है, देखिए मिड सब str सब स्ट्रिंग तो होगा ही नहीं, सब सेलेक्ट INSTR इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस कॉमा एक्ट, तो ये रिटर्न करेगा एक्ट का जो पहला ऑकरेंस है। सो अगर आप आंसर देखें सो दिस विल बी। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज सेइंग दैट आपके पास यहाँ पे एक बुक नाम का टेबल है, इसकी बेसिस पे आपको एक एसक्यूएल क्वेरी बनानी है डेट ऑफ परचेज के मंथ नेम को डिस्प्ले करने के लिए। तो अभी हमने देखा कि मंथ नेम एक टेक्स्ट फंक्शन है, आपको सीधे लिखना है मंथ नेम और ब्रैकेट में जाके आप डेट ऑफ परचेज डाल दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो इस बेस पे हम कर सकते हैं सेलेक्ट मंथ नेम डेट ऑफ परचेज फ्रॉम बुक, और इसका जितने भी डेट ऑफ परचेज के मंथ नेम है, 10 है तो अक्टूबर दिखाएगा, 11 है तो नवंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम इसी टेबल के लिए ये बोलता है कि राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम टाइटल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड कैरेक्टर। नाउ सी डिस्प्ले द फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम टाइटल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड लेटर, मतलब आपको यहां पर सब स्ट्रिंग निकालना है जो कि सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा, और टोटल एक्चुअली ये फर्स्ट की जगह 5 होना चाहिए, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए कि आपको 5 कैरेक्टर डिस्प्ले करने हैं जो स्टार्ट करेगा सेकंड कैरेक्टर से। तो अगेन हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे सब स्ट्रिंग मेथड का। इसमें हमने पहले स्ट्रिंग पास किया, बोल रहा है कि सेकंड पोजीशन से स्टार्ट करो, तो पहले हम पोजीशन 2 डालेंगे, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 5। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। अब सब str के जैसे ही अगर आप मिड को देखें तो यहां पर पहले टोटल कैरेक्टर दिखा दिया, इसलिए ये नहीं होगा, INSTR भी नहीं होगा और लेफ्ट भी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 907 is saying that write SQL query to find the average quantity and highest price of the book type wise। मतलब बुक का हाईएस्ट प्राइस और एवरेज क्वांटिटी निकालना है, लेकिन ये बेस्ड होगा किसके ऊपर, टाइप वाइज के ऊपर। तो ये मेरा टाइप है, यहां पर ये देखें बुक टाइप की बेसिस पे हमको कैटेगरी करनी है। तो जाहिर सी बात है जब भी बुक वाइज, टाइप वाइज या अकॉर्डिंग टू टाइप या कैटेगरी करता है क्वेश्चन में,
मतलब वहां पे ग्रुप बाय इस्तेमाल होगा। तो पहली चीज तो ये कि एवरेज ऑफ क्वांटिटी एवीजी क्वांटिटी होगा, कॉमा लगा के आप हाईएस्ट प्राइस का मतलब मैक्स प्राइस लोगे, फ्रॉम बुक टेबल करोगे और उसके बाद ना हैविंग आएगा ना वेयर आएगा, सीधे हम करेंगे ग्रुप बाय टाइप। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेलेक्ट एवरेज क्वांटिटी कॉमा मैक्स प्राइस फ्रॉम बुक्स ग्रुप बाय टाइप कर दीजिए, सही आंसर आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट इज सेइंग दैट राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ बुक्स परचेज्ड बाय लास्ट, मतलब सबसे लास्ट में जो बुक खरीदी गई है, सबसे लेटेस्ट डेट में जो खरीदी गई है बुक, उसको आप कैसे निकालेंगे, उसको कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो लेटेस्ट हो गया मतलब मैक्स यहां पे लगेगा। अगर ये अर्लीस्ट होता कि सबसे पुरानी बुक जो परचेज की वो दिखाना है तो मिनिमम करते। तो यहां पर सीधी सी बात है कि डिस्प्ले करना है नाम मतलब टाइटल ले लो और मैक्स ले लो डेट ऑफ परचेज फ्रॉम द बुक्स टेबल। इस क्वेरी नंबर ए को एग्जीक्यूट कर देंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल रो फंक्शन। तो कर डेट एक सिंगल रो फंक्शन है, ट्रिम भी एक सिंगल रो फंक्शन है, लेंथ भी एक सिंगल रो फंक्शन है, ये तीनों ही क्या होते हैं टेक्स्ट फंक्शन। तो ऑल आर करेक्ट। देखिए मल्टीपल रो में सिर्फ एग्रीगेट फंक्शन को ही कंसीडर करते हैं जिसमें कि सम, रो, काउंट, मैक्स, मिन सारे आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 910 अगर आप देखें तो एक इसमें आइटम टेबल बना हुआ है और ये क्वेश्चन बोलता है कि आपको इस क्वेरी का आउटपुट प्रेडिक्ट करना है। आपको निकालना है एवरेज ऑफ लेंथ ऑफ आइटम नेम फ्रॉम आइटम वेयर आइटम नेम लाइक एस स्टार और रेट इक्वल टू 10। तो जिनका नाम एस से शुरू हो रहा था, सोप, सॉल्ट और शुगर आ गए। अब इसके बाद बोलता है जिनका रेट या फिर क्या हो 10 हो। तो 10 रुपए वाला तो केवल एक ही आइटम दिख रहा है मतलब केक। तो टोटल ये 4 आइटम है, इनका जो नाम है मतलब यही आइटम नेम, इनका लेंथ निकालो। तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, सॉरी ये हमारा 4 हो गया, शुगर का लेंथ 5 हो गया, केक्स का लेंथ जो हो गया वो हमारा 5 हो गया। तो दिस इज बिकमिंग व्हाट 10, 4, 14, 4, 18। अब 18 का एवरेज हो जाएगा। यहाँ पे टोटल कितने हैं आइटम है, 4 आइटम्स है। तो 18/4 अगर आप करते हैं तो इट इज कमिंग अराउंड 4.5। तो आइडियली तो यहाँ पे ये 4.5 होना चाहिए आंसर, बट मिस प्रिंट है ये, इसलिए आप इसको करेक्ट करके 4.5 कर लेंगे। माफी चाहूंगा इस मिस्टेक के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट इज सेइंग दैट सेलेक्ट द कमांड टू डिस्प्ले सम ऑफ रेट ऑफ आइटम ब्रांड वाइज विच आर इन ब्रिटानिया और पतंजलि ब्रांड। तो ब्रांड वाइज हो गया मतलब ग्रुप बाई लगाएंगे सबसे पहले, लेकिन बोलता है कि जिनका ब्रांड ब्रिटानिया या पतंजलि हो। तो ब्रांड हो ब्रिटानिया या पतंजलि और उसकी फिर ग्रुपिंग करनी है, मतलब यहां पे वेयर क्लॉज लगेगा पहले। तो सेलेक्ट करेंगे सम ऑफ रेट फ्रॉम आइटम टेबल वेयर ब्रांड इन पतंजलि और ब्रिटानिया, देन ग्रुप बाय ब्रांड। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। While dealing with the string data type in MySQL, it is observed that sometime unnecessarily space character comes in between, which hampers the successful execution of the string manipulation. कुल मिला के ये बोलता है कि भाई जब आप कई बार MySQL में स्ट्रिंग एंट्री करते हैं तो अगर आपने डाला, सपोज स्ट्रिंग आपका है, जैसे मैं इसको ठीक से लिख देता हूं हेलो, तो हो सकता है कि इसके आगे और पीछे जो है ब्लैंक स्पेस आ जाए। तो इनको रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, तो लेफ्ट साइड के लिए एल ट्रिम होता है, राइट साइड के लिए आर ट्रिम होता है, और दोनों साइड को हटाना है तो ट्रिम इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर होगा आर ट्रिम, एल ट्रिम और ट्रिम। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है फॉर गिवन टेबल बुक इन प्रीवियस क्वेश्चन राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले बुक डिटेल्स दैट हैज बीन परचेज्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो मंथ ऑफ दिसंबर में परचेज किया है, तो इसका मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक वेयर मंथ नेम डेट ऑफ परचेज निकालेगा, डेट ऑफ परचेज को मंथ नेम में कन्वर्ट करेगा और इट शुड बी इन दिसंबर। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोलता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक वेयर मंथ नेम डेट ऑफ परचेज इक्वल टू दिसंबर। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आप स्ट्रिंग का कंपैरिजन इनके साथ भी कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल टेक्स्ट हो या उससे ज्यादा टेक्स्ट हो, और इक्वल टू लगा के तो आप करते ही हैं। और तीसरे में बोलता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर मंथ नेम डेट ऑफ परचेज लाइक दिसंबर। तो यहां पे लाइक लगा है, स्टार परसेंट नहीं, हमने सीधे इसको डाल दिया। तो मतलब ये तीनों ही बिल्कुल सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि ज्यादातर इन और इक्वल टू को लेंगे, लाइक में ये सिचुएशन तो बनती नहीं है, बट आप चाहें तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। अगर कोई फॉल्ट आता है तो आप प्लीज कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, बट ये तीनों ही आपको सेम आंसर रिटर्न करेंगे, ये कंफर्म है। आगे बढ़ता हूं। इट इज सेइंग दैट कंसीडर द टेबल सप्लायर गिवन बिलो। अब ये सप्लायर टेबल है और ये क्वेरी लिखा है सेलेक्ट एवरेज स्टेटस फ्रॉम द सप्लायर। तो क्या करेगा ये, आंसर रिटर्न क्या करेगा।
तो अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो 30, 10, 40, 40, 80, 30, 110 और 110 बटा ये 4 करेगा क्योंकि ये नल को यहां पे इग्नोर करेगा। तो 110 को 4 से भाग दे दो तो ये आ गया 47.5, 27.5 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इग्नोर नल वैल्यू। तो जितने भी एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो सब क्या करते हैं, नल वैल्यू को इग्नोर करते हैं। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट विल बी द आउटपुट इफ यू ऐड ट्रिम मेथड इन गिवन क्वेरी। अब आपने यहां पे लगाया मिड फंक्शन मतलब सब एसटीआर, 11 पोजीशन से 9 कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करो। तो ये शुरू के 10 हो गए, 11वें में आ गया स्पेस, फिर आ गया पूरा 9 कैरेक्टर मतलब कंप्यूटर। तो स्पेस मिला के ये रिजल्ट जो रिटर्न करेगा वो कंप्यूटर देगा, और जब आप इसको ट्रिम करोगे तो ये आंसर रिटर्न करेगा आपको केवल कंप्यूटर। एक्चुअली ये स्मॉल की ही होना चाहिए। आई होप आपको इसका आंसर समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर ये बोलता है कि ये एक टेबल है फैमिली नाम से, एंड इट इज सेइंग दैट राइट एसक्यूएल कमांड टू काउंट नंबर ऑफ फैमिलीज हुज इनकम इज 10,000 से कम। तो काउंट है तो काउंट स्टार लगा दो, ठीक है, लेकिन कंडीशन बोलता है जिनकी इनकम 10,000 से कम हो, तो ये भी सही है। और अगर आप काउंट नेम करोगे, चूंकि यहां पे कोई भी नल वैल्यू नहीं है, तो इन दोनों सिचुएशन में ये दोनों ही सेम आंसर करेंगे रिटर्न। तो बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन आप ये बोल सकते हैं कि आंसर इसका बोथ ही सही होगा। कहीं पे अगर यहाँ पे नल एग्जिस्ट करता या थ्योरेटिकली अगर ये बात होती कि हमको काउंट करना है और हमारे पास ये डेटा अवेलेबल नहीं होता, तब हम वहां पर क्या करते, काउंट स्टार कर सकते थे या काउंट नेम, इन दोनों का आंसर अलग अलग आता। लेकिन चूंकि इस एग्जांपल की बेसिस पे इसलिए दोनों का आंसर सेम आएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एग्रीगेट फंक्शन। पहला है एग्रीगेट फंक्शन जो है इट टेक्स वैल्यू फ्रॉम मल्टीपल रोज एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। बिल्कुल सही बात है। आप देखो यहाँ काउंट है, काउंट ने क्या किया, ये सारी रोज को लिया और एक सिंगल आंसर दिया आपको काउंट करके 5। तो ये बिल्कुल सही बात है। और एग्रीगेट फंक्शन को ही हम मल्टीपल रो फंक्शन बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। एग्रीगेट फंक्शन को आप सेलेक्ट के साथ यूज कर सकते हो, हैविंग के साथ भी कर सकते हो, लेकिन वेयर के साथ आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो ये जो ऑप्शन सी है ये गलत स्टेटमेंट है एग्रीगेट फंक्शन को लेके। और सम, मैक्स, मिन, काउंट और एवरेज ये सभी एग्रीगेट फंक्शन ही कहलाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कि हम वेयर क्लॉज के साथ कभी भी एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूं ये एसक्यूएल के सारे क्वेश्चन जो माई एसक्यूएल फंक्शन से रिलेटेड है आपको समझ में आए होंगे। एक बात आपको बता दूं कि सेक्शन ए में भी माई एसक्यूएल से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी सेक्शन ए का फुल कोर्स बना चुका हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसा कि हर कॉन्सेप्ट के एंड पे मैं बोलता हूं। एसक्यूएल से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझने हैं, आई बटन पे लिंक आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक बार विजिट करेंगे। स्क्यूट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस हो या कंप्यूटर साइंस हो, हर एक का मैंने एमसीक्यू बनाया है। उन सब की इंडिविजुअल लिंक और कॉमन ऑल इन वन वाली लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, प्लीज जाके विजिट कर लें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। हालांकि इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था, बट मैंने सिंगल वीडियो बनाने की वजह से इसे फिर से इंक्लूड कर लिया है। पहला क्वेश्चन है सिक्योरिटी एस्पेक्ट का, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैलवेयर। So virus is there, worms is there, Trojan is there, then cookies is there. So we all know that virus, worm, Trojan all are, the malwares. And we all know that malware is all about the kind of programs which actually damage your computer system or communication system in any which way. So the correct answer is cookies here. The second is saying that I am a malware, I am standalone program and capable of working of my own. Nimda, CodeRed are some of my examples. Who am I? तो ये स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब ये ऐसे वायरसेस हैं या ऐसे मैलवेयर्स होते हैं जो कि खुद से ही एग्जीक्यूट होना शुरू कर देते हैं। मतलब इसको ऐसा नहीं है कि जब आप किसी प्रोग्राम को रन करेंगे तभी ये एक्टिवेट होते हैं, ये खुद से ही एक्टिवेट हो जाते हैं। निम्डा, कोडरेड इसके एग्जांपल्स हैं। सो दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट वॉर्म्स। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज सेइंग दैट डैश लुक्स लाइक ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर विच वंस इंस्टॉल्ड एक्ट्स लाइक अ वायरस। सो एकदम ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर जैसा लगता है, बट एक्चुअली वो होता वायरस है। इसे हम जानते हैं ट्रोजन के नाम से। अगला जो क्वेश्चन है इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली अनोइंग बट हार्मलेस फॉर कंप्यूटर सिस्टम। सो वी ऑल नो दैट कि जो एडवेयर्स होते हैं जो बार बार आप वर्क करते हैं और ये बीच बीच में आते रहते हैं जिससे आपको डिस्टर्बेंस होती है, बट ये आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट that the virtual keyboard of an operating system that uses a fixed QWERTY key layout is called what?
तो ऑनलाइन कीबोर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो अवेलेबल होता है जब आप सिस्टम पे वर्क करते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट योर ऑन स्क्रीन बोर्ड। और जो वर्चुअल कीबोर्ड जो जिसमें कि रैंडमली की प्लेस होती हैं, जैसे आप किसी ऐप को यूज करते हैं, से फॉर एग्जांपल पेटीएम का या एसबीआई का, तो आप अगर उसमें कभी भी अपना पिन डालते हैं तो आपने देखा होगा कि जो उसमें कीज आती हैं वो रैंडमली प्लेस होती हैं। सो दैट काइंड ऑफ द कीबोर्ड और कीपैड इज एक्चुअली नोन एज व्हाट योर ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड। The next question is now, act of repeatedly sending advertisement links and invitation emails to the large number of user is called what? So this is basically known as what your spamming. Sometime it is also known as what phishing. But phishing जो होता है वो basically email से related हो जाता है. In general, it is activity known as what? Spamming. Not activity, we should say illegal activity. The next is HTTPS is what? So we all know that Hypertext Transfer Protocol, and then it is known as what you're secured, right? So the option number B is correct for this one. The next question is asking, it acts as a network filter and continuously monitor and control the incoming and outgoing traffic. मतलब आपके सिस्टम में ये एज ए नेटवर्क फिल्टर करता है और ये जो नेटवर्क में ट्रैफिक आता है या जाता है उसको ये मॉनिटर करता है। काफी आसान है, दैट इज द फायरवॉल। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट डैश इज ए malware दैट रिकॉर्ड द की प्रेस्ड बाय यूजर और द कीबोर्ड ऑन द कीबोर्ड, using which one can get very sensitive and personal information of user like password, email, etc. is actually called what your keylogger. तो बेसिकली ये हार्डवेयर के फॉर्म में भी होते हैं और सॉफ्टवेयर के भी फॉर्म में होते हैं। हार्डवेयर के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट शीट के जैसी होती है जिसे जो कीबोर्ड के ऊपर माउंट कर दी जाती है और वो अपना की लॉगर फिर अपना काम करना शुरू कर देता है। वैसे ये सॉफ्टवेयर के फॉर्म्स में भी होते हैं जो कि कीबोर्ड से जो भी आप की प्रेस करते हैं उसका पूरा एक लॉग फाइल बना लेता है, जिससे कि किसी भी तरह की जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो हैकर तक या जो साइबर क्रिमिनल है वहां तक पहुंच जाती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 928, इज सेइंग दैट फाइंड द इनवैलिड मेथड बाय यूज्ड बाय एंटीवायरस टू डिटेक्ट मैलवेयर। तो सैंडबॉक्स डिटेक्शन जो है एंटीवायरस का एक प्रोसेस है, डेटा माइनिंग भी प्रोसेस हो सकता है। फायरवॉल तो खुद ही अपने आप में एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के फॉर्म में एक प्रोटेक्टर होता है जिससे एंटीवायरस का कोई लेना देना नहीं है। और ह्यूरिस्टिक्स जो है वो भी एक द मेथड होता है एंटीवायरस का डेटा प्रोटेक्शन के लिए या आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये यूज करते हैं। तो फायरवॉल इज द करेक्ट हियर। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट इट्स अ काइंड ऑफ सिस्टम यूज्ड बाय एंटीवायरस where a new application or file is executed in a virtual machine to detect any malicious activity by observing its behavior. Well, एंटीवायरस क्या होता है, इनका एक तरीका होता है जिसमें ये अपने एक वर्चुअल मशीन पे जाके जो भी इनको लगता है कि ये प्रोग्राम डाउटफुल है, इसमें कुछ मलिशियस एक्टिविटी करने के चांसेस हैं, उनको ये उन वर्चुअल मशीन में ले जाके रन करता है और उस पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है जिनसे वो ट्रैक कर सके कि हाँ ये डाउटफुल सॉफ्टवेयर हैं। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड सैंडबॉक्स। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ बाइट्स दैट इज कॉमनली फाउंड इन ए सर्टेन मैलवेयर सैंपल इज रिफर्ड एज व्हाट। तो कंसेक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ बाइट जो कि पर्टिकुलर जो मालवेयर होता है या कुछ स्पेसिफिक मालवेयर्स होते हैं उनमें वो सेम पैटर्न ही मिलता है, दैट इज एक्चुअली नोन एज व्हाट वायरस सिग्नेचर, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज नाउ method of comparing source code of a suspected program with already known virus present in database is called what। तो देखिए एक तरीका की एंटीवायरस का मैलवेयर्स को डिटेक्ट करने का ये भी होता है कि ऑलरेडी एंटीवायरस के पास अपना एक डेटाबेस होता है जिसमें वो जितनी भी मलिशियस एक्टिविटीज होती हैं उनका पैटर्न को वो स्टोर करके रखता है। तो जब भी कोई प्रोग्राम उसको लगता है कि ये डाउटफुल हो सकता है तो वो उस प्रोग्राम की एक्टिविटी को अपने अवेलेबल डेटाबेस में जो डेटा होते हैं उनके थ्रू मैच करता है और उसकी बेसिस पे ट्रैक करता है कि हाँ ये प्रोग्राम या फाइल जो है वो डाउटफुल है, आई मीन मैलवेयर हो सकती है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट ह्यूरिस्टिक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ हैकर यूजेस इट्स नॉलेज टू फाइंड एंड हेल्प इन फिक्सिंग द सिक्योरिटी फ्लॉज इन द सिस्टम इज टर्म्ड एज व्हाट। वी ऑल नो दैट इट इज कॉल्ड एज व्हाट द एथिकल हैकर्स, जिसे व्हाइट हैट हैकर्स के नाम से भी हम जानते हैं, जो एक्चुअली क्या करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम या द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो फ्लॉज होते हैं उनको डिटेक्ट करके मदद करते हैं कि भैया आप इनको सुधार लें। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट हैकर टेक सिस्टम सिक्योरिटी एज ए चैलेंज एंड जस्ट हैक सिस्टम फॉर द फन। दे आर एक्चुअली नोन एज व्हाट योर ग्रे हैट हैकर्स। ऑलराइट, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए सिक्योरिटी एस्पेक्ट से।
Again, as I said, go to description to get more security aspect based questions. Link is already there. Now we are moving to the final topic, that is data communication, which has already been discussed in my channel. उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मैं इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेता हूं. Now the first one is saying, that is question number 934. Medium or path through which data or message travels between source and destination is called what? So this is simply called channel. We all know that कि हमारे पास दो पॉइंट है. दिस इज कॉल्ड से सेंडर, दिस इज कॉल्ड रिसीवर. सेंडर को हम ट्रांसमीटर भी बोलते हैं, इसे हम रिसीवर भी के नाम से जानते हैं, और सेंडर को ही हम सर्वर के नाम से जानते हैं, और इसे हम क्लाइंट के नाम से जानते हैं. सर्वर के और क्लाइंट के बीच में जो डेटा कम्युनिकेशन होता है उसके लिए जो चैनल इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज योर कम्युनिकेशन मीडिया. या चैनल भी इसे हम कह सकते हैं, जिसके थ्रू डेटा ट्रेवल करता है एक नोड से दूसरे नोड, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट. सो दिस इज व्हाट योर चैनल. द नेक्स्ट इज व्हाट? Set of rules that need to be followed by different components of communication system in order to have reliable and successful communication is called what? It is simply what? Protocol. We all know that कि जो set of rules होते हैं डेटा को ट्रैवल करवाने के लिए, या नेटवर्क सिस्टम में जो ट्रांसमिशन होता है डेटा का, उसे सक्सेसफुल या इफिशिएंट करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, दे आर एक्चुअली नोन एज व्हाट? प्रोटोकॉल. वी ऑल नो दैट HTTP इज देयर, FTP इज देयर, SMTP इज देयर. हर एक प्रोटोकॉल का अपना एक पर्पज होता है, वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेशन या सर्विस के लिए बनाए गए हैं. आगे चल के देखेंगे उन सबको. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द कैपेसिटी ऑफ चैनल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? किसी भी चैनल की कैपेसिटी का मतलब होता है कि उसके डेटा ट्रांसफर रेट की हम बात कर रहे हैं. तो ये डेटा ट्रांसफर रेट को या तो बैंडविड्थ से भी मेजर किया जा सकता है, या डेटा ट्रांसफर रेट इटसेल्फ के नाम से भी मेजर किया जा सकता है. बैंडविड्थ का मतलब ये रहता है कि जो डेटा ट्रैवल करता है जिस फ्रीक्वेंसी में करता है, तो उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज योर बैंडविड्थ. तो जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा उतना ज्यादा स्पेस मिलता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, तो स्पीड भी बढ़ती है. वैसे डेटा ट्रांसफर रेट का मतलब ये हो गया कि बिट्स पर सेकंड कितना डेटा ट्रैवल करता है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर. सो ये दोनों ही तरीके होते हैं. सो द करेक्ट आंसर वुड बी बोथ A and B. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इट इज सेइंग दैट बैंडविड्थ इज मेजर्ड इन, सो वी ऑल नो दैट बैंडविड्थ जो होता है ये हर्ट्ज के फॉर्म में मेजर किया जाता है. द नेक्स्ट इज सेइंग दैट वॉकी टॉकी यूज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस इज व्हाट? सो दिस इज एक्चुअली व्हाट? हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. सी, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है और डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है. नाउ क्लाइंट एंड सर्वर है, एक बार में क्लाइंट से डेटा गया सर्वर के पास, उस दौरान कोई दूसरा कम्युनिकेशन नहीं होगा, दैट इज सिंप्लेक्स. और इसके बाद जब ये डेटा यहां पहुंच गया, उसके बाद जब ये सर्वर वापस इसको आंसर दे रहा है, तब ये इस दौरान ये डेटा सर्विस बंद रहेगी. मतलब क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर से क्लाइंट की ओर डेटा आ रहा है. तो वन वे ट्रैफिक वी कैन से इज ऑल अबाउट सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन. डुप्लेक्स में ऐसा नहीं होता है. डुप्लेक्स में टू वे कम्युनिकेशन होता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, और यू कैन से दैट टू डिफरेंट नोड्स. नाउ वॉकी टॉकी, एज आई सेड, इज द काइंड ऑफ हाफ डुप्लेक्स. नाउ द नेक्स्ट इज सेइंग दैट अनगाइडेड ट्रांसमिशन कैन ऑल्सो बी रिफर्ड एज व्हाट? सो अनगाइडेड का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट वायरलेस मीडिया. So the correct answer is B. And when data travels through physical link made of wire is basically known as what? Your guided transmission, या इसे wired media भी बोल सकते हैं. So we can say both A and B. So कहने का मतलब wireless का मतलब unguided और wired का मतलब guided communication होता है. अगला क्वेश्चन है, which of the following is best suitable for long distance? So भाई ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल नहीं होगा, कॉपर भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज फाइबर ऑप्टिक. वी ऑल नो दैट लॉन्ग डिस्टेंस में अच्छी स्पीड और एफिशिएंसी के लिए ट्रैवल करने के लिए नाउअडेज फाइबर ऑप्टिक ही हर जगह यूज होती है. द नेक्स्ट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज डेटा एज लाइट? अगेन द फाइबर ऑप्टिक इज देयर, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो लाइट के फॉर्म में ट्रैवल करता है लाइक दिस. दिस इज यू कैन से फाइबर, जिसमें डेटा इस तरह से ट्रैवल करता है. नाउ द नेक्स्ट इज आई एम टू वे बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन. मोबाइल फोन यूजेज मी, यूजिंग मी डेटा कैन बी सेंट और रिसीव्ड साइमल्टेनियसली एट बोथ द एंड. This is simply we can say full duplex mode communication. Now the next is saying that which of the following is not true about Bluetooth? तो Bluetooth मैक्सिमम 255 को कनेक्ट कर सकता है, बिल्कुल सही है. शॉर्ट रेंज का अगर आपको कम्युनिकेशन करना है वायरलेस का, जैसे कि मोबाइल में, हेडफोन में, माउस में, कीबोर्ड में, तो उसके लिए अपना ब्लूटूथ सबसे बेस्ट है. ब्लूटूथ इनेबल्ड जो डिवाइसेस होते हैं वो मैक्सिमम 100 मीटर की रेंज तक डेटा को क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं. दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज इट कैन ट्रांसमिट डेटा विद ए स्पीड ऑफ 1 to 2 Mbps इज एब्सोल्युटली राइट. सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? कि 100 मीटर की रेंज नहीं होती, मैक्सिमम 10 मीटर तक की जो रेंज होती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट A-N इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू क्रिएट ए वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क by connecting to a wired router or switch.
भाई आपका नेटवर्क बना हुआ है, मान लीजिए ये पहला फ्लोर है, ये दूसरा फ्लोर है आपके पास, यहाँ पे 10-12 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे 10-12 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, ये ऑलरेडी वायर्ड कम्युनिकेशन है। अब आपको बीच में एक वाईफाई डिवाइस लगाना है वायर्ड रूटर के थ्रू, जिससे कि वायरलेस भी आप कम्युनिकेशन कर सके। तो इस जो रूटर को आप प्लेस करते हो तो ये बन जाता है आपका एक्सेस पॉइंट, करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। नाउ द नेक्स्ट इज सेइंग दैट कौन सा इसमें से प्रोटोकॉल है जो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए यूज। सो वी ऑल नो दैट HTTP इज देयर विच इज एक्चुअली यूज फॉर एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट इज सेइंग दैट, सो द करेक्ट आंसर वी कैन से इज व्हाट, HTTP। नेक्स्ट इज आस्किंग दैट राजू हैज कनेक्टेड हिज पीसी विद सर्वर ऑफ ISP थ्रू द मॉडेम। तो यहां पर कौन सा प्रोटोकॉल होता है, ये आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर का आपने कनेक्ट किया मॉडेम से और मॉडेम आगे इसको डेटा को ट्रेवल करेगा। तो यहां पर इस्तेमाल होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सो द करेक्ट इज ऑप्शन बी, PPP। SMTP वी ऑल नो दैट, ऑप्शन सी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो ईमेल ट्रांसमिशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज सेइंग दैट डैश इज ए डेडिकेटेड पाथ विच इज क्रिएटेड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो जब आप स्विचिंग मोड की बात करते हैं तो सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग होती है, जिसमें सर्किट स्विचिंग जो होता है उसमें एक डेडिकेटेड पाथ सेट होता है जिसके थ्रू डेटा ट्रेवल करता है। सो इट इज मोर रिलायबल इन कंपैरिजन ऑफ पैकेट स्विचिंग, बिकॉज पैकेट स्विचिंग में डेटा पैकेट्स कन्वर्ट होने के बाद जो भी रूट उसे बेस्ट मिलता है उसमें ट्रेवल करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर मोबाइल फोन इंक्लूड IoT एंड वेरेबल। सो हमको पता है, आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं, आपको हमेशा एक साइन मिलता है VOLTE का। सो दैट इज बेसिकली द स्टैंडर्ड हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, स्पेशली अगर हम मोबाइल फोन की बात करें। एंड फाइनली हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में इस पूरे सेक्शन B2 के, क्वेश्चन नंबर 951, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पैकेट स्विचिंग। तो पहली बात तो ये कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी डेडिकेटेड पाथ, बिल्कुल सही है। वंस ए ट्रांसमिशन इज कंप्लीटेड चैनल बिकम फ्री फॉर अनदर ट्रांसमिशन, ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। डिफरेंट पैकेट्स ऑफ सेम मैसेज में टेक डिफरेंट रूट्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब यहां पर जो भी पैकेट स्विचिंग के बारे में ये 3 पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे ही एब्सोल्युटली परफेक्ट और करेक्ट और ट्रू हैं। तो इस तरह से हमने पूरे सेक्शन B2 में तकरीबन 250 या उसके अराउंड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे इस क्यूट को क्रैक करने में। ना ही सिर्फ क्यूट के लिए, पाइथन, पांडा, पाईप्लॉट, सीरीज, डेटा फ्रेम, MySQL, सिक्योरिटी एस्पेक्ट, डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आप जो भी टॉपिक या उससे रिलेटेड MCQs देख रहे हैं, ये डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपको इन सारे टॉपिक्स का इंडिविजुअल डिटेल में डिस्कशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके प्लीज चेक करिए, वहां पर वीडियो की लिंक्स मिल जाएगी। मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे जाइए, MCQ में जाइए या क्यूट के सेक्शन में जाइए, दोनों ही जगह आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए आज इस टॉपिक को इसी उम्मीद के साथ क्लोज करता हूं कि ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प करेगा आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए और कमिंग एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल। और प्लीज भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई डेस्परेटली नीड योर सपोर्ट, और जो आपने सपोर्ट दिखाया है या दे रहे हैं उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अगर कोई मिस्टेक मेरे इस वीडियो में क्वेश्चन को लेके होती है, किसी भी तरह का आपको डाउट लगता है, आप प्लीज कमेंट करें, सो दैट मैं उसे करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और कोई भी इनकन्वीनियंस हो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। सो बाय बाय एंड टेक केयर।